बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें मौसम की, तो आज मौसम का टेम्परेचर जो है वो 34 सेंटीग्रेड है और गर्मी जो है वो थोड़ी सी फिर ज़्यादा हो रही है, लेकिन मौसम काफ़ी कदरे बेहतर है। जो एक टाइम था ना मौसम में बहुत शदीद आपको जो है वो गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मुल्की सूरत हाल पे, तो वो आपको पता ही है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी यही बात करेंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर इदारे हैं, उनको आपस में मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ अभी हम लोग जो है वही इंतशार, वही चीज़ें, एक तो इक़्तिदार वाली जो लड़ाई है ये बहुत ही समझ से बाहर है, लेकिन हम फिर भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और हमें इसकी हिफाजत करनी है और इसे साथ लेकर चलना है। हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारा मुल्क है तो हम हैं, अगर हमारा मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। तो खुदारा अपने मुल्क की हिफाजत करना और अपने मुल्क से प्यार करना हमारा फ़र्ज़ है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जनूबी पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कशीदा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों की जो इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, बेघर हो गए हैं, बेसरो सामान है, कईयों की जानें चली गई हैं, कईयों के माल मवेशी चले गए हैं, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेबसी के आलम में हैं। तो हमें सबको मिलकर उनकी हेल्प करनी है। तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हिस्सा शामिल करें। आपसे जितना हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करें, लेकिन जितना आपसे हो सकता है उतना ज़रूर जो है वो आपको करना चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मोहम्मद जैद हाशमी, जो कि अलमनाई हैं US स्टेट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। और साथ ही नाज़रीन हमारी जो प्रोड्यूसर हैं हमना हाशमी, उनके वो भाई हैं जी। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अब्दुल्ला बिन उमर, जो कि अलमनाई हैं US स्टेट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे हम बात करेंगे। आपको पता है कि ये हमारा एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें स्पेशली हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम को के हवाले से जानते हैं, इनका एक जर्नी है, उस हवाले से जानेंगे कि इस तरह इनको फ़ायदा दिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपसे, ज़ैद थोड़ी सी जर्नी बताएं हमें इंग्लिश के, आपका ये जो लैंग्वेज प्रोग्राम किया इसके हवाले से। अच्छा, ये 2012 से 14 की बात है, मेरा सेशन था। तो उसको मैं 9-10 का स्टूडेंट था। तो मेरे वालिद के ना एक शागिर्द थे, तो वो ये प्रोग्राम कर चुके थे। तो उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चों को भेजें, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बच्चों की ग्रूमिंग होगी। तो फिर हमने भी ज्वाइन किया जाके। तो बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा, इसमें हमने बहुत चीज़ें सीखी। इंग्लिश के साथ साथ हमने अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी सीखी और मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने यहाँ की। फिर उसके बाद इसका ये फ़ायदा हुआ कि हमें बाद में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब हम गए तो हमें उसमें बहुत फ़ायदा होगा इसका। और फिर उसके बाद ये है कि जब जॉब में आए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है इसे। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको फाइनल यहाँ से जब आप गुजर जाओ, आपके पास आउट हो जाओ, उसके बाद भी आपके साथ टच में रहते हैं। अलुमनाइज वगैरह की रियूनियन वगैरह होते हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आपने कौन सा प्रोग्राम किया था? ये मैंने इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया था, ये 2 साल का था। अच्छा, ये 2 साल का था। जी, बिल्कुल। इसमें आपकी कैसे ट्रेनिंग हुई, कैसा रहा, टीचर्स का आपके साथ कैसा बिहेवियर था? थोड़ा माहौल के हवाले से बताएं, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी, ये बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि प्राइवेट स्कूलों से भी मुख्तलिफ है। इसमें टीचर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो एक आपका उस्ताद भी होता है, आपका वालिद भी होता है, आपका दोस्त भी होता है, आपका भाई भी होता है। तो इसमें यह है कि बच्चे जो स्कूल से भाग रहे होते हैं, अक्सर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कहते हैं हमने नहीं स्कूल जाना, तो यहाँ प्रेफर करते हैं, वो खुशी से आते हैं। वहाँ तो ये है कि वहाँ भाग जाएंगे, हमें मार पड़ेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ जो टीचर्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई होती है, वो बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। उनके साथ जिस तरह उनका माहौल हो, ये और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी पूरी तवज्जो दी जाती है यहाँ। तो बच्चे बहुत खुशी से आते हैं और सीखते हैं, साथ स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो इस वजह जो गरीब बच्चे होते हैं उनको बुक्स भी मिलेंगी, उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो बहुत खुशी से आते हैं। और वो जो पहले आई होती है और 2 साल बाद जो पास आउट होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है उन स्टूडेंट्स में। तो बहुत फ़ायदा है। ठीक है, अब्दुल्ला से भी जानते हैं। अब्दुल्ला, आपकी जर्नी कैसी रही? मैं FSC का था स्टूडेंट। तो मेरे एक सर थे इंग्लिश के, वो बाई चांस इधर ही पढ़ाते थे और मुझे भी पढ़ाते थे।
तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है ना इवनिंग में इधर आया करें और ये काफ़ी अच्छा कोर्स होगा। तो मेरे ज़हन में था कि आम इंग्लिश कोर्सेज़ जो होते हैं कि मतलब जाएंगे हमें प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, आम कोर्सेज़ की तरह होगा। तो मगर खैर मैं चला गया उधर, तो उन्होंने पहले मेरा टेस्ट लिया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। फिर जब मैं क्लासेस ज्वाइन की तो मैंने देखा ये काफ़ी अलग था बाकी प्रोग्राम्स की निस्बत। और इधर जो है वो बच्चों की ना पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है। उनको बताया जाता है कि अगर आपको किसी स्टेज पे खड़ा कर दें तो आपने वहाँ पे बात कैसे करनी है, या अगर आपके सामने कोई बंदा आता है आप उससे बात किस तरह करनी है, आपने अपनी बात को किस तरह रखना है उसके आगे। ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इसमें हमें बताई गई थी। उसके अलावा फिर इनके काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी। इनका थैंक्स गिविंग डे होता था जिसमें जो है वो हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। फिर हमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था और अपने व्यूज़ शेयर करने के बारे में बताया जाता था। अब जैसे मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मुझे याद है मेरे सर ने कहा था कि आपने एक क्रिकेट टीम बनानी है और आपने उसके चीफ सेलेक्टर बनते हुए कॉन्फ्रेंस करनी है कि जैसे आप चीफ सेलेक्टर और आप जो अपनी टीम बता रहे हो। तो वो एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इंटरेस्ट को लेके जो है वो इस तरह की एक्टिविटी कराई जाएगी जो पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ग्रूम जो मैं हुआ हूँ ना इससे, वो काफ़ी इसके अंदर जो है ना मेरे अंदर काफ़ी तब्दीली आई है। वो बात की होती है ना कि अपने अपने आप को ग्रूम किस तरह करना है, कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह लेकर आना है। तो अभी आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं इस वक्त बिजनेस में हूँ। बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है मुझे। हमें एप्लीकेशन वगैरह लिखनी पड़ती हैं मुख्तलिफ इदारों को और कंपनी से बात करनी पड़ती है। उसमें हमारे लेटर्स वगैरह होते हैं, वो सारा जो है वो बात करनी। अगर आपने किसी के साथ कोई डिस्कस करना है, आपने कोई प्रॉब्लम को अराइज करना है, तो वो काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे से। पहले मेरी ग्रामर की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी, लेकिन अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर अप हो गई है इससे। आपने कौन सा कोर्स किया था? मैंने भी इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का कोर्स किया हुआ है। ये 2 इयर्स का प्लान होता है और ये स्कूल के बाद होता है। इसकी 2 से ऑनवर्ड क्लासेस होती हैं 2 आवर्स की, और तकरीबन आपका जो कॉलेज टाइम है उसके आधे घंटे बाद ये स्टार्ट हो जाता है। सही। तो फिर आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल जो है वो अच्छा रहा? हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा, जो कितने प्रोग्राम्स इसमें करवाए जाते हैं? इसमें बेसिकली 2 प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश इंटरेस्ट माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम और इंग्लिश पर्क्स। जो माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो 13 से 20 इयर्स के बच्चों के, मतलब जो स्कूल के होते हैं 7, 8, 9, 10। और जो इंग्लिश पर्क्स है उसमें ये है कि 17 साल से 25 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट, ज़्यादातर इसमें यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं। अच्छा, सही। तो उसमें वो कितने मंथ्स का होता है? वो 6 मंथ्स का। वो 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। और इसमें एज की क्या वो है, जस्ट आपके 25 तक की है या उससे भी आगे कोई हो करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं? उनकी एज लिमिट है वो 17 से 25 तक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो टीचर्स का ट्रेनिंग के हवाले से उनकी किस तरह होती है, आप लोगों की ग्रूमिंग किस तरह कर रहे होते हैं, उस हवाले से भी हमें बताइएगा ना। उसमें ये है कि उसमें स्टडी के अलावा भी ना वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पे बहुत जोर देते हैं। पढ़ाते कम है, एक्टिविटीज़ पे बहुत देते हैं। उससे है कि बच्चों की ग्रूमिंग होती है। मुख्तलिफ जो हमारे दिन होते हैं, जैसे 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, तो वो भी हम बहुत भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब 14 अगस्त पर ये आर्ट काउंसिल वगैरह में प्रोग्राम करवाते हैं, जो अक्सर बच्चे होते हैं उनको मौका मिलता है परफॉर्म करने का, रिहर्सल्स होती हैं, मुख्तलिफ जो भी इवेंट्स होता है ना उसको प्रॉपर ये ना वो करते हैं। तो इसमें ये चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको बहुत ग्रूम होते हैं, उनको बहुत इस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो आप अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें भी इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ, क्लाइंट के साथ डीलिंग होती है, मुख्तलिफ होते हैं जो, तो सारी ईमेल्स वगैरह से इसमें ये सारी जो चीज़ें ये काम आती हैं। तो आपको जो है इसका क्या तरीक़ेकार है, अगर कोई अप्लाई करना चाहे, जो ज्वाइन करना चाहे, तो किस तरह करे? इसमें सबसे पहले तो वैसे ही ये ना अनाउंस कर देते होते हैं, फेसबुक पर भी आ जाते हैं, इनके पेजेस वगैरह पर भी आ जाते हैं, उसका तरीका बता देते हैं। फिर उसमें ये होता है कि पहले रिटन टेस्ट होता है, वहाँ से आप अपेयर हो गए, उसके बाद वो आप क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू के बाद फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। एप्लीकेशन तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद स्क्रूटनी करके जो उन्हें लगते हैं कि काबिल बच्चे हैं जो कर सकते हैं आगे, तो उन्हें वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सही। तो अब्दुल्ला, आपका बाकी स्टूडेंट्स भी होते थे, तो थोड़ा सा जिस तरह होता है ना, एक बच्चा कंफ्यूज होता है, तो उसके बाद जिस तरह की आपकी किस तरह के थे? मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा सोशल नहीं था। मैं स्टेज पे नहीं जाता होता था और क्लास पे भी मैं पीछे पीछे रहता होता था और किसी से बात करने में मुझे काफ़ी मसला होता था। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं क्लास में पीर होने लगा, क्लास में बातचीत करने लगा। और मुझे याद है कि मेरी एफएससी मेरी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उससे काफ़ी मुख्तलिफ थी। इसकी वजह ये कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैं चूँकि ये प्रोग्राम कर चुका था तब तक, तो क्लास में बातचीत करना, क्लास में डिस्कशन में हिस्सा लेना,
फिर चूंकि मेरा सब्जेक्ट भी हिस्ट्री का था तो उसमें आपको एक्सटेंसिव बुक रीडिंग करनी पड़ती है, और एफएससी में मुझे 3-4 पेजेस पढ़ता था, मुझे नींद आ जाती थी, बुक में इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो इन्होंने मेरा बुक्स में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप किया। सही। और उसके अलावा जो इनके टीचर्स थे वो भी काफ़ी ग्रूम हुए थे, यहाँ तक कि जो हमारे टीचर थे उन्होंने अमेरिका से जाके जो है इनका जो वो सेशन अटेंड किया वगैरह होते होंगे, इनके सेशन अटेंड किया था, जिसकी वजह से जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे उनकी भी काफ़ी हद तक जो है ना वो ग्रूमिंग हुई थी, और वही चीज़ वो आगे बच्चों में भी डेवलप कर रहे थे। सही। टीचर्स के साथ कैसा कनेक्शन था? टीचर्स के साथ हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा कनेक्शन था कि अभी तक हम उनसे मिलते हैं। हालांकि 2017 में मैं ग्रेजुएट हो गया था इधर से। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है वो टीचर्स के साथ हमारा लिंक है, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ। सही। अभी भी एक दूसरे को सपोर्ट, अभी भी टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ हो तो हमें बताते हैं कि आपने किस तरह आगे इसको लेके चलना है। अच्छा, ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम जो है ये तो बिल्कुल फ्री है ना? जी। आप फ्री इसमें कर सकते हैं। कि कहाँ करवाए जा रहे हैं? अच्छा, ये हर जो सेशन होता है ना इसमें मुख्तलिफ वो सेंटर्स खुद अलॉट करते होते हैं। ठीक जब है। हमारा टाइम था उसको मुल्तान में 7 सेंटर थे, मुमताज़ाबाद था, दौलत गेट था, मून लाइट था, कलमा चौक पे था। तो हर दफ़ा इनके ना सेशन अलग अलग इनके वो होते हैं। इस दफ़ा एजुकेशन में वो करवा रहे हैं, यूजीयू में भी करवाया इंग्लिश वर्क्स। अच्छा। तो हर दफ़ा चेंज हो जाता है, हर शहर में, कभी हर शहर में होता है, कभी ये होता है कि पंजाब में 2-3 शहरों में कर देंगे, कभी 7-8 शहरों में कर देंगे, तो जिस तरह इनका हिसाब होता है तो हर सेशन के साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो इस दौरान कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, अवेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये फायदा अगर आप इनके साथ लिंक रहें तो आप इनके ना पेज पर अपनी प्रोफाइल बना लें, ठीक है। अच्छा। उसके बाद ये होता है कि इंटर्नशिप्स वगैरह जॉब के लिए भी ये आपको ऑफर करते हैं, उसमें भी ये फायदा होता है कि मतलब इनके साथ एक कनेक्शन रहता है एलुमनाइज के साथ, तो इसमें आपको बहुत फायदा है। सही। अच्छा, इंग्लिश के हवाले से क्योंकि आपकी हमारी तो इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी इदारे में चले जाएं, कहाँ जहाँ भी अब क्या एजुकेशन सिस्टम भी है तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश जो है वो मस्ट है, आपको आनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको बेहतर करने में किस तरह मदद देती है? जी बिल्कुल, इसमें इंग्लिश तो सबसे पहले है ना, इंग्लिश तो आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन यह है कि आपको जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको स्टेज पे आपने एक किरदार अदा करना होता है, उसमें भी बहुत अहम किरदार है इसका। आपको पता चलेगा कि आपने बंदों से किस तरह बात करनी है, किस तरह उठना बैठना है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पूरी यहाँ ये करवाई जाती है मुख्तलिफ सेशंस के थ्रू। सही। तो आपको वैसे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आगे इस दौरान? कोई मुश्किल हुई? नहीं, मुझे इस दौरान ना कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि एक तो आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 घंटे की क्लास होती थी, लेकिन हम स्कूल से 4 बजे छुट्टी होती थी, तो मुश्किल से आधा घंटा ही हम कर लेते थे। लेकिन हमारी जो टीचर थे हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती थी, वो कहती चले आप आधे घंटे के लिए आना चाहते हैं, आप आ जाएं, आप कुछ सीख लें। आ जाए, लाजमी आ जाए। बिल्कुल आ जाएं, यही था। फिर उसके बाद 3rd टाइम जाना होता था तो हमें सिर्फ आधा घंटा ही मिलता था, और जब छुट्टियां होती थी गर्मी की छुट्टियां, उसमें ये होता था कि फर्स्ट टाइम फिर क्लास हो जाती थी 2 घंटे की, तो वो हम पूरे अटेंड करते होते थे। और फिर इसमें ये है कि ये मुख्तलिफ शहरों में भी लेके जाते हैं, आपको अमेरिका भी लेके जाते हैं। जब हमारा सेशन था तो उस वक्त टीचर्स को भी ले गए थे, स्टूडेंट्स को भी ले गए थे, लेकिन बदकिस्मत मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि येस प्रोग्राम है जो 17 साल तक के बच्चे ना जा सकते हैं, जिसमें 9 महीने आप ना अमेरिका रहेंगे। उसमें यह है कि आप किसी भी उनके फैमिली के साथ आपको वो रखेंगे, उसमें आप उनके साथ सीखेंगे, उनका सारा कल्चर, उनका सब तरीका आप सीखेंगे, वहीं आप स्टडी करेंगे। तो सारा वो एक ना एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें आप उनका कल्चर, अपना कल्चर वहाँ पेश करते हैं और उनका कल्चर सीखते हैं। सही। मतलब उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं कि आप अगर उनके साथ वहाँ पर अटैच रहें। जी बिल्कुल। सही। तो वैसे आप क्यों नहीं जा सके? मैंने असल में अप्लाई नहीं किया था, मुझे बाद में पता चला था, लेकिन हमारे जो क्लास फेलो थे उसमें एक लड़का गया था, वो सिलेक्ट हुआ था और वो 9 महीने रह गया था अमेरिका। तो उसका फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा वो बहुत ग्रूम कर गया, वो तो आप पहचान नहीं सकते 9 महीने बाद वो क्या था। वहाँ मुख्तलिफ वो एक्टिविटीज की, जाहिर सी बात है, बाहर के सिस्टम में और यहाँ के हमारे थोड़े एजुकेशन सिस्टम में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो चीजें आपकी ग्रूमिंग के हवाले से, जब यहाँ से बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो वो उनका फिर टोटली डिफरेंट होता है। उनका आपका एक तो कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत बेहतर होती है, फिर एजुकेशन के हवाले से वो आपसे बहुत ज्यादा आगे होते हैं, तो वो चीजें आइडियाज, फिर क्रिएटिव माइंड बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर लोगों का ना ये बहुत अच्छा है कि हम लोग ना क्रिएटिव नहीं रहते हैं। हम कहते हैं अच्छा चलो कुछ काम मिल गया तो ठीक है, हम फिर उसी पे ही लगे रहते हैं। ये है कि थोड़ा जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपको फिर सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सही। अब्दुल्ला, आपका बाहर जाना हुआ या नहीं, या आप यहीं पे ही? नहीं, मेरा नहीं बाहर जाना हो सका। सही। एक्चुअली हमारे जो प्रोग्राम था उसमें टर्की का इन्होंने किया था अरेंज,
लेकिन उन दिनों में मेरे क्योंकि एग्जाम्स वगैरह हो रहे थे तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सका था। सही। लेकिन मेरे एक दो दोस्त गए थे और वो वाकई में काफ़ी ग्रूम करके आए थे अपने आप को, और वो सही जैसे ये कह रहे हैं कि पहचाने नहीं जाते उसके बाद वही वाली सूरत हाल थी यहाँ पे भी। सही। तो अभी क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं? देखिए अभी तो यही है कि जो अभी कर रहे हैं इसको मज़ीद आगे लेके जाना है, और अब मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल की है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बाकी बच्चे भी करें इसको, और कोई भी प्रोग्राम आए तो मैं अपने जो छोटे कज़न्स वगैरह हैं या जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं उनको मैं बताता हूँ, उन्हें गाइड करता हूँ कि आप जो है इस प्रोग्राम में जाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और यही है बस इसमें कि इसमें जो है ना आगे मज़ीद गाइड आपके अपने प्लान जो हैं वो अपने बिजनेस को ही लेके चलना है इंशाल्लाह, इसको जो है ना सही है, आगे सही है। कैरी बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ करना लक। जैद से भी जानते हैं, जैद क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? फिलहाल तो मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इसी हक में हूँ कि इंसान को बिजनेस ही करना चाहिए, उसमें ग्रूम होते हैं। और ये जो हमने प्रोग्राम की है तो इसमें आप जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इसी को आप यूज़ करते हुए आप एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं तो इसे प्रेफर करूँगा। सही है, नहीं ये अच्छी बात है। अच्छा ये भी बड़ा आजकल ना यंगस्टर्स जो हैं उनका माइंड जो है वो मैं यही देखती हूँ कि उनका बिजनेस की तरफ ज़्यादा है, बजाय कि वो कहें कि जॉब की तरफ जाएं, तो अपना बिजनेस हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन उन्हें कुछ सेटअप नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो इस वजह से वो थोड़ी है कि जॉब कर रहे हैं मजबूरी में। अभी मजबूरी में कर रहे हैं। ऐसे मुझे मौका मिले तो मैं जरूर बिजनेस की तरफ जाऊँगा। चले जी, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा इसके साथ साथ जो है टीचर्स की ग्रूमिंग किस तरह होती है, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह साथ साथ चल रही होती है? उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी वर्कशॉप होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अमेरिका गई थी एक मंथ के लिए, उसमें टीचर्स गए थे, तो उनकी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती थी, वहाँ इंस्ट्रक्टर्स होते थे, लेक्चरर्स जो होते थे, फिर ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर ये सिखाते हैं बच्चों को आपने किस तरह बच्चों के साथ पेश आना है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि आप देखें ना, एक जब गवर्नमेंट का टीचर या प्राइवेट का टीचर और इसका टीचर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसका तो यहाँ तो बिहेवियर ही अजीब सा होता है, मतलब वो एक कनेक्शन ही नहीं होता। वो जो बच्चा होता है वो अपनी बात ही नहीं कर सकता टीचर के साथ, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होता है, जैसे कहते हैं आपका वो बिल्कुल दोस्त है, कोई मसला आपसे बता सकते हैं। वो जब आप देखें इतना अटैच होंगे फिर ये है कि बच्चे भी वो उसी तरह पे पढ़ेंगे और उन्हें फ़ायदा होगा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम गए तो फिर कैसा था उस टाइम के टीचर्स का? एक होता है ना एक नई जगह पर आप जा रहे हो, थोड़ा आपको हेजिटेशन होती है, खौफ सा भी होता है कि पता नहीं क्या होगा, और बच्चे भी होंगे। जी जी, लेकिन हमारी टीचर बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छी थी हमारे साथ, बहुत अच्छा, और ना हर स्टूडेंट के साथ ही अच्छी थी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम में जो भी टीचर है ना वो आप बिल्कुल ही मुनफरिद पाएंगे, मुख्तलिफ पाएंगे उसे, बिल्कुल उससे जो कनेक्शन होगा, जो बच्चों के साथ वो बात करेगा, उनको साथ लेके चलेगा, उनके मसाइल सुनेगा, तो इस तरह ये कि फिर बच्चे भी खुश होते हैं, वो फिर पढ़ते भी हैं उसी तरह से, वो टीचर का अदब भी करते हैं। अच्छा पर्सनालिटी ग्रूमिंग में जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी अब्दुल्ला? उसमें सबसे पहले तो ये बताया जाता था कि आपने जैसे हमारा एक बहुत एक चीज़ इसको मिस करते थे, वो होता है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप खड़े कैसे हैं किसी के आगे, आपने अगर बात करनी है तो आपने बात किस अंदाज में करनी है। इसमें उसको सबसे पहले बताया जाता था कि आपने इस अंदाज में बात करनी है। फिर ये वर्ड्स जो को कहते थे कि आपने ना कोशिश करें कि नहीं का इस्तेमाल जो है ना कम से कम करें, मतलब उसको किसी और तरीके से आप जो है, अगर आपने मना भी करना है ना किसी को तो आप किसी और तरीके से मना करें, नहीं का इस्तेमाल ना करें, ताकि ना एक जो नेगेटिविटी है वो कम हो, वो कम हो। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो मतलब आम बंदा सोचता भी नहीं है कि किस तरह मतलब ये किया जाए। तो इनमें काफ़ी हद तक जो है ना इनका स्कोप बहुत ऊपर था, और इन्होंने जैसे अब मैं देखता था कि हमारे हम चूँकि FSC के थे, हमारे साथ बीच में 8th-9th क्लास के बच्चे थे, और वो मगर जब उनके 8th-9th में नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन यहाँ से करने के बाद जब उन्होंने मैट्रिक किया अपना तो उनके बड़े अच्छे नंबर आए। और बात वही थी कि उनका स्टडीज़ में उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया था। जो बच्चे बुक से भागते थे वही बुक से जो है ना मोहब्बत करने लग गए थे। तो ये इस तरह जो है ये लोगों को आप पढ़ाई में कैसे थे? अच्छे थे? ये प्रोग्राम अटेंड करने से पहले तो नहीं अच्छा था। उसके बाद अटेंड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर FSC मेरे और ये प्रोग्राम साथ ही कंप्लीट हुआ था। फिर जब यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थ्रू आउट अच्छा गया था। सही, ठीक है। जैद आप किस तरह पढ़ाई में दिल लगता था या नहीं? पढ़ाई से नहीं, मैं मेहनती तो हूँ लेकिन इतना ज़हीन नहीं हूँ, ये कह सकता हूँ मैं। अच्छा मेहनती हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ लग के करता होता हूँ, तो इसका मुझे फ़ायदा होता था। मतलब 9th मैट्रिक में भी सही नंबर थे और FSC में भी थे, लेकिन FSC में ज़रा कम आए तो फिर मेरिट मेरा दूसरी इंजीनियरिंग में बना। मैं सिविल में चाह रहा था, मैकेनिकल में चाह रहा था। अच्छा, हम ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है या आप?
नहीं, फिर अगर देखा जाए तो घर में नंबर मेरे ही ज्यादा है, मैट्रिक में, एसएससी में। हाँ, यूनिवर्सिटी में जीपीए मेरी शायद सबसे कम है घर वालों में। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी में हमना की ज्यादा, बिल्कुल सबसे टॉप, घर में सबसे टॉप उसने की है। अच्छा चलें, ये अच्छी बात है। लेकिन ये है कि वो कितनी मेहनती है? मेहनती है, वो मेहनती है, बहुत मेहनती है। और दोनों बहन भाइयों में कितना प्यार है, बॉन्डिंग कैसी है? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हम दोनों में ही हैं घर वालों में, मतलब मैं बाकी बहनों से और भाई से तो इतनी नहीं है, क्योंकि हम ये कि वो तीसरे नंबर पे, मैं चौथे नंबर पे हूँ। अच्छा। तो हम दोनों में ज़्यादा है, तो हम आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं, जो भी मसला मसाइल हो तो हम आपस में ही डिस्कस करते हैं। तो अच्छा बॉन्ड है हमारे दोनों का। चलिए, ये अच्छी बात है, वरना वो कहते हैं ना बहन भाइयों को लड़ाई झगड़े तो है ना वो बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो आपका भी इस तरह है? बचपन में होता था, बचपन में बहुत लड़ता था, जो गलत बात होती थी मैं उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता था। तो लेकिन अब मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया है, अब मैं रिएक्ट ही नहीं करता। कहीं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के बाद तो नहीं चेंज? हाँ? नहीं, शायद उससे पहले ही हो गया था, क्योंकि अच्छा, मैंने देखा ये बुरी बात है, तो इंसान को अपने आप को बेहतर करना चाहिए। अच्छा चलो, ये भी बड़ी अच्छी बात है ना, खुद में एक एहसास आना ना, और खुद को आप जब आप अपना तजिया करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा आप कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है, तो वो फिर सब चीजें जो है वो आप, अगर ये बड़ी बात है कि आप बेहतर करने की कोशिश अपनी गलती माने ना, तो फिर ठीक होता है ना इंसान। अगर आप देखें ना कि मैं गलत हूँ ही नहीं, तो फिर तो आप में चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला आप बड़े ऐसे अभी यहाँ पे चुप चुप ऐसे ही हैं? थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ये ज्यादा से है? नहीं, बस थोड़े से हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे शो का हिस्सा बने, थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, भी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़री अशरफ, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हुज़ैफा कासमी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। अच्छा जी, जैसे नाज़रीन मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि सैलाब के हवाले से जो है इस टाइम जनूबी पंजाब की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस हवाले से इनकी क्या एक्टिविटीज़ है वो इनसे ही जानेंगे। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि हम लोग तो ये देख रहे हैं ना कि सला जो एक हमें सोशल मीडिया पे, हम लोग अभी, मैं तो खुद तो नहीं जाना हुआ, लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने क्या देखा और क्या वहाँ पर सूरत हाल है? मैं इस संडे तौसा गई थी, फैमिली मेरी पूरी डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स की टीम हमारी अपनी थी। ठीक है। और बहुत सारा राशन और बाकी सामान लेके गए थे। मेडिकल कैंप किया था हमने। तौसा शहर तो ठीक है, लेकिन उसके गिरदोनवा की बस्तियां बिल्कुल ख़त्म हो गई, 90% तकरीबन ख़त्म हो गई। कच्ची पक्की जो मिली जुली आबादियां थी वहाँ कुछ नहीं बचा है। लोगों का बहुत बुरा हाल है। आप यकीन करें कि आप आंख भर के लोगों को देख नहीं सकते हैं। आप मतलब इसी तरह ना कि आप जैसे आप सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स देख के ही आपका दिल घबराने लग जाता है, तो आप एक बंदे को लाइव देखना उनको बहुत मुश्किल काम है कि वो लोग जो खुददार थे, खुद अपना कमाते थे, खाते थे, अब वो बिल्कुल जमीन सड़क पे आ गए समझें। तो हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत सारे इदारे हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके खाने पीने का, रहने का, या जो जिंदगी की फौरी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की सतह पे अगर ये बहुत अच्छे तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप क्या देखिए, गवर्नमेंट के हवाले से कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं? मैंने बहुत कम देखी है। जैसे तौसा है, साबिक वज़ीर आला का एरिया है, तो वहाँ कम अज़ कम बुज़दार फैमिली, जो वज़ीर आला साहब की फैमिली, उसको खड़े होना चाहिए था वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आए। प्राइवेट लोग बहुत कर रहे हैं, छोटे मोटे कैंप वहाँ गवर्नमेंट के थोड़े बहुत दूर दूर लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कोई पेशेंट या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरे पास पिक्स भी हैं। लेकिन लोगों की बहरहाल जरूरियात ज्यादा हैं, आबादी ज्यादा है, लेकिन उनका तो बहुत कुछ लुट गया ना। उनका तो कुछ भी नहीं बचा, घर भी गया, फसलें भी गई, उनका माल मवेशी भी गया, उनके एसेट्स यही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ नहीं बचा जिनका, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प से कुछ नहीं, एक दिन तो गुजर जाएगा, अगला दिन फिर क्या सोचते हैं वो क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बेयारों मददगार हैं इस टाइम। इंसान की इतना बेबस हो जाता है कि जब आप अपनी आंखों से सब कुछ अपना लुटता हुआ देख रहे हो। उनकी हिम्मत है, बिल्कुल उनका हौसला आम बंदे का काम ही नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा जी हुज़ैफा, आपने वहाँ क्या सूरत हाल देखी? सूरत हाल ये है कि हमारे इलाकों के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं बचा। 200 से ज़्यादा बस्तियाँ हैं जो राजनपुर,
तोसा और डेरा गाजी खान के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ख़ास तौर पे तोसा की जो हम बात कर रहे थे, तोसा के करीबी इलाके जो हैं वो उनमें बिल्कुल कुछ नहीं बचा। और हमारी जितनी भी सबसे पहले हमने काम शुरू किया था जब सैलाब आया था, तब गवर्नमेंट कुछ आगे पीछे थी, कोई आ रही थी, एक जा रही थी। तो उस टाइम पे हमने अपने शहर की जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ थी, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। उनको हमने एक मस्जिद में बिठाया और उन्हें कहा कि हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है। क्योंकि हम मैं समझता हूँ बचपन से सुनते आए हैं कि ये वतन तुम्हारा है, तुम वो पास बाएं थे। हमने ही करना था जो भी करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़िला इतना बढ़ा। एक मैं छोटी सी दोस्तों की एक तंजीम कह लें या उसको एक ग्रुप कह लें, एम्बेसडर्स ऑफ डीजी खान का, उसको पिछले कोविड के दिनों से हमने उसको स्टार्ट किया हुआ। तो हमने सारों को इकट्ठा किया। इसमें YDA थी, इसमें एम्बेसडर्स ऑफ डीजी खान थी, बाकी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो हमने काम शुरू किया और कोशिश की कि हम हर उस इंसान तक पहुँचें जिस तक कोई नहीं पहुँच पा रहा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी कुछ टीमें जो हैं वो राजनपुर साइड पे, कुछ तोसा साइड पे, कुछ हमारे डीजी खान में। डीजी खान में परसों एक दफ़ा फिर से सैलाब आया, 3 बंद टूटे हैं। उसकी वजह से वो जो बस्तियां अभी कुछ अपने कदम पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, वो दोबारा से बिल्कुल ख़त्म। उन्हें अंदाज़ा नहीं था, अचानक से पता चलता है जी अब ये बंद तोड़ने लगी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन लोगों को रेस्क्यू करना। फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। मसला ये है कि उनके पास अफराद की कमी है, उनके पास लोग इतने नहीं है। रेस्क्यू के जवान भी मेहनत कर रहे हैं। मैंने कल उनको देखा फील्ड के अंदर किस तरह से वो मतलब लाशों को उठाते हैं और किस तरह से लोगों के घरों, वो एक अजीब मंजर है। मैं कल राशन देना था 2-3 बस्तियों में। एक बस्ती में मैं पहुंचा तो ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन थी मेरे साथ। मैं सोशल वर्क करता रहता हूँ, तो मुझे एक ट्यूब थी बड़ी गाड़ी की, उस पर बैठकर सामान को लेकर मुझे जाना पड़ा अंदर बस्तियों के अंदर। अब जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तकरीबन 5 फुट 6 फुट पानी है, तो वहाँ आम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बिल्कुल नहीं जा सकती। तो हम लोग पहुँचे। मैं जब राशन तकसीम करके वहाँ से वापस आ रहा था तो एक खातून ने दरवाज़ा खोला, घर उनका डूबा हुआ था। वो मुझे कहती हैं कि आपने हमें राशन नहीं दिया, हम भूखे हैं। तो उस वक़्त मेरे पास कुछ नहीं था और मैं बड़ा जो है ट्यूब के ज़रिए सफ़र करके आया हुआ था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। कहती हैं कि हम ख़वातीन हैं 5-7, हमारे घर में मर्द नहीं है। तो मैंने उसी पानी के अंदर खड़े खड़े मैंने जेब से पैसे निकाले और उनको देने की कोशिश की। तो आगे से वो खातून जो है मुझे कहती है कि बेटा मैं भूखी हूँ लेकिन मैं फ़कीर नहीं हूँ, मांगने वाली नहीं हूँ। यकीन करें मेरे साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने इधर उधर देखा और फिर अपने पैसे वापस रखे और फिर हमें 2-3 घंटे मज़ीद लगे, लेकिन हम राशन लेकर उन तक पहुँचे। इसी तरह रात को हम एक बस्ती के अंदर गए, वो भी इसी तरह बिल्कुल कट ऑफ थे। अब सबसे ज़्यादा जो मसला है ना इस टाइम पे वो ये है कि कुछ बस्तियां आबादियों से कट ऑफ हो चुकी हैं, क्योंकि कट लगा है हमारी नहरों को, हमारी कच्ची कनाल को, तो वो बिल्कुल इधर नहीं आ सकते। इधर आने के लिए उनको या तो तैरना पड़ता है या उन्हें कोई कश्तियाँ। फंस गए ना लोग, पूरी बस्ती थी। अच्छा, हमने कोशिश की, उनको कहा कि आप कोई ट्यूब के जरिए या अपने लोगों को इस तरफ भेजें, क्योंकि रात का टाइम था। रात में 12 बजे की बात है तकरीबन। अच्छा। तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा, हमने उनको राशन दिया और फिर वो अपने लोगों। इस टाइम पे मसला ये है कि हमारे पास एक तो रेस्क्यू के पास अपने जो अशियाँ हैं, वसाइल हैं उनके पास, लेकिन जो हमारी तंजीमें काम कर रही हैं उनके पास इस किस्म की चीज़ें नहीं है। तो हमारे डीसी साहब ने लिखा हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर की बड़ी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे पहाड़ों के अंदर। मैं कल देख रही थी लोगों ने, अच्छा फिर उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी थे, चीज़ें भी थी
कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं आप लोग मुयसर कर, तो लोगों ने रास्ता पहाड़ों पे में से गुजरना शुरू कर दिया कि लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ी रास्ते कट ऑफ हो हाँ। गए वहाँ इंसान का जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की है, हमारे वहाँ पे होती है एक, जैसे हमारे इन इलाकों के अंदर होते हैं डिप्टी कमिश्नर, वहाँ पे एक होते हैं उन इलाकों के अंदर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट कहते हैं उनको हम अपने उसमें, जो हमारे ट्राइबल एरियाज को देखते हैं। तो उनकी बात मुझे कहते हैं कि हमारे पास लोग कम है कि आप हमारे साथ शामिल, और हम शामिल हुए उनके साथ, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, हेलीकॉप्टर के अलावा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो वो पहाड़ी इलाका है, फिर वो कट ऑफ है, ना लोग वहाँ से नीचे आ सकते हैं, ना फिर नीचे वाले लोग ऊपर जा सकते हैं। तो कल मुझे कंफर्म नहीं है, एक आया था हेलीकॉप्टर, उन्होंने कुछ इलाकों को विजिट किया, आज की सूरत हाल फिर उसी तरह से है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक कोई भी सियासतदान हो, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ पिछले 12-13 सालों से, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको आपने लास्ट टाइम देखा, एक वो हमारी आसफा भुट्टो हैं, उनको एक चेहरे पे इशू हुआ, तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था, लेकिन यहाँ हमारे बच्चे मर रहे हैं। कल भी मैं जितने भी चैनल देख रहा था, बात हो रही थी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, फलां फलां बहुत सारी बातें चलती हैं। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है कि वैसे पूरा मर रहा है, छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे। मैं कहती हूँ हिम्मत है उन लोगों की जो अपनी बच्चों की लाशें उठाकर खुद बाहर आ रहे थे, और वो जो क्या मंजर होगा, क्या वहाँ पर जिस तरह हमने तो कल भी यही बात की थी कि हम लोग यहाँ पर बैठे, हमें नहीं पता या कि क्या पेन है, किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह उनके घर, हम तो अपने घरों में बैठे हैं सुकून से, लेकिन वो लोग तो हर चीज अपनी लुटा कर बैठे हैं, और उस टाइम जो है उनकी क्या सूरत हाल होगी। इतना मुश्किल एक इम्तिहान है, यकीन करेंगे। अच्छा, आप वहाँ के लोगों से मिली, क्या लोगों के तासरात हैं, क्या लोगों का कहना है? लोगों को ज़रूरत है, एक इस्लामाबाद या लाहौर में बैठा मिनिस्टर उनका दुख कभी समझ ही नहीं समझ सकता। जो एक बेघर कीचड़ में उनके आधे आधे टांगे थी, मैंने खुद देखी हैं ये सारी चीजें। कहते थे 8 दिन से जो कपड़े पहने हुए वही उठाने की टाइम ही नहीं मिला हमें, खाने का तो छोड़े, एक जोड़ा भी नहीं था उनके पास, और वो कुछ थोड़े से मुतमिन हुए कि हाँ चीजें मिल रही हैं। लेकिन अब जो खड़ा पानी है उसमें जल्दी बीमारियां और डायरिया बहुत फैल रहा है, खास तौर पे छोटे बच्चे और खवातीन के लिए ज्यादा मसाइल हैं। आदमी तो किसी ना किसी तरह बाहर खुश्की तक जा सकते हैं, खवातीन और बच्चों के लिए उस पानी से निकल के किसी और जगह मूव करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है वहाँ खवातीन की मुश्किलात ज्यादा, खवातीन के अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम होते हैं वो उनको हल करने के लिए उनके पास चीजें नहीं, बच्चों के लिए खुराक नहीं है, बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, दूध पीते बच्चे या 2-3 साल के बच्चों को खुराक की जरूरत दिन में ज्यादा पड़ती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए नहीं है लोगों के पास। काश हमारी हुकूमतें पॉलिटिकल इश्यूज एक साइड पे रख के सिर्फ बलूचिस्तान और वसेब के बारे में सोचती हैं। सोशल मीडिया ने बहुत हिम्मत की है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अब खबरें आना शुरू हुई हैं, वरना अपोजिशन हो या हुकूमत हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो या वफाक हो, वहाँ आपको इतने बड़े लेवल पे चीजें नहीं नजर आ रही जितनी होनी चाहिए। आम लोग हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो पुलिस वाले हैं या रेस्क्यू वाले हैं जितने उनके रिसोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, कितना काम कर सकते हैं आखिर? वो इंसान है, थक जाते हैं, चीजें हैं। अगर 10-20 लोग हैं तो वो 2,500-3 हज़ार लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अफसोस कल भी मैंने पढ़ा कि गवर्नमेंट बाहर वाले मुल्कों से एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कि हमारी इमदाद करें। वो कॉन्फ्रेंस कब होगी, उस कैसे होगी, कब अप्रूव होगा, वो पैसे कब आएंगे? भूखे तो आज भी सेब के लोग मर रहे हैं। सही बात है, ये मुश्किल टाइम तो उनकी आज गुजर रहा है। बिल्कुल, जो आज की जरूरत है वो बाद में अगर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही है। और सबसे अफसोसनाक बात यह कि बहुत सारे घरों में से, हर गांव से 10-10, 20-20 लोग ऐसे ही पानी में बह गए, जो किसी गिनती में भी नहीं है। उन घरों के वो अफराद थे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो सिर्फ एक वोट है। यही लोग होंगे जब इलेक्शन होगा, उनके घरों के थड़े पे बैठे होंगे, वोट मांग रहे होंगे। तो वसेब के लोगों को सोचना चाहिए कि आइंदा हमने इंसान के तौर पे सामने आना या एक वोट की गिनती के तौर पे सामने आना। अफसोस तो ये है कि हमारे लोग फिर उन्हीं के पीछे होंगे। काश कुछ ऐसा सोचते
किसी अपने जैसे को वोट दें कि शायद इनकी हालत बदल सके, वरना ये हमारे जनूबी पंजाब की हालत मुझे नहीं लगता कभी भी बदलेगी। मैं 2010 के सैलाब में भी वसेब टीवी और रेस्क्यू 1122 के साथ थी, आज भी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन रोटरी क्लब के साथ हूँ, लेकिन हालात वही हैं, एक इंच भी फर्क नहीं पड़ा है। सही। वैसे इसका डिफरेंट जो हम लोग देखते हैं कि लोगों की मसाइल, लोगों की परेशानियां, ये जो वक्त है ये उनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन आप उनका दुख में शरीक तो हो सकते हैं, उनका कम नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके दुख में शरीक होकर उनका थोड़ा सा दुख कम दुख खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अमदाद से कम कर सकते हैं। ये बात हमारे कौमी इदारों को समझ नहीं आ रही है, लेकिन आम लोग इस बात को समझ रहे हैं। आम लोग, आप यकीन करें, जो मुझे फोन आते हैं, कोई स्टूडेंट है वो 500 रुपया भेज रहा है, 1000 रुपया भेज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एहसास है लोगों में, आम लोगों में बहुत एहसास है, लेकिन कितना कर सकते हैं ये भी तो देखें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आजकल अगर हम देखें, हर बंदा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हमारे मुल्क की सतह पर देखें तो जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा ही बिगड़ी हुई है, तो हर बंदा अपनी ही टेंशनों में, अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा प्यारा पाकिस्तान, इसमें लोगों में एक जज्बा है, जब भी मुश्किल आती है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जितना कर सकते हैं। मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि आप जितना रोल प्ले कर सकते हैं, जो आप समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, चलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते हैं, तो आप उतना ही कर दें, तो वो भी बड़ा इनफ है आपके लिए। तो लेकिन अभी जो सूरत हाल है उस हवाले से अगर हम देखें तो राशन वगैरह जो पहुंचाया जा रहा है, जाहिर सी बात है उनके पास तो ना घर है, ना उनके पास कोई और वसाइल हैं, तो कैसे, किस तरह सर्वाइव करेंगे? सबसे पहले जहाँ सैलाब आता है ना, तो हमने जो एक प्लान किया था वो ये था कि हम 3 हिस्सों में काम करेंगे। जिस जगह सैलाब आता है हाँ। तो लोग वहाँ से नकल मकाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलें, किसी तरह उनको रेस्क्यू करें लोग, या हमारे रेस्क्यू के साथ या इंतजामिया के लोग। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम उन तक पका पकाया खाना जो है, हाँ, ये क्योंकि कैसे पकाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे कल पता चला कि कुछ दोस्तों ने जाके उनको पैसे दिए वहाँ पे। अच्छा, मैंने उनको कहा कि आपने वहाँ उनको पैसे दिए, वहाँ कोई करियाना के स्टोर नहीं है, वहाँ कोई इस किस्म के पैसों को खा तो नहीं सकते, तो आपने बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि बिल्कुल एक दिन पहले सैलाब आया है। तो इस सूरत हाल में आपने सिर्फ उनको पका पकाया खाना देना है। जब वो थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं तो फिर उनको आपने राशन देना है, ताकि वो अपना पका सकें, वो किसी मोहताज ना हो, वो करें। तीसरे नंबर पर फिर उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि उनको दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करना है। अमलाक का नुकसान हुआ, उसमें हम लोग जितनी भी कोशिश करें हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और आपने ये जो बात की कि लोगों को आवाज़ उठानी से, लोग, मैं समझता हूँ अगर आप किसी को, इन लोगों को कुछ भी नहीं दे सकते ना, तो मैंने कल एक हमारी स्पेस होती है ट्विटर के ऊपर, मैंने वहाँ ये बात की, आप कुछ भी ना करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, कम से कम आप ये 2 लाइनें तो लिख सकते हैं ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने लोगों को ये सेंड तो कर सकते हैं कि वैसे इस वक्त तकलीफ में। आप अगर लिख सकते हैं तो लिखें, वैसे तकलीफ में। आप अगर बोल सकते हैं तो बोलें, अगर आप कोई उनकी तस्वीर बना सकते हैं तो बनाएं कि इस वक्त वो तकलीफ में, लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए, मेन मकसद मैं समझता हूँ ये जरूरी है। अच्छा, मैं वैसे भी आप जो आप पिक्चर्स देखें उनमें उनकी जो कहानी है वो वाजिया हो जाती है, आप उनकी बेबसी, आप उनका दुख आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे जो हैं वो जो है वो बिल्कुल उन छत के बगैर हैं, कपड़े नहीं हैं उनके, और वो लकड़ियों पे सोए हुए हैं। मतलब इस तरह की जो तस्वीरें वो उनकी आवाज़ है जो बोल रही हैं। नहीं, वो कहते हैं हमारी, अगर आपको जुबान समझ नहीं आती तो हमारी आंखों में देख लें, हाँ, उनकी हालत देख लें। किसी को शौक नहीं होता अपना घर छोड़ने का या अपना इलाका छोड़ने का, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मजबूरियां बहुत कुछ करवाती हैं। एकदम पानी आ गया, वहाँ तौसा में एक 50 साल का आदमी मुझे मिला, वो कहता है ये रोड को ही बहुत सालों से चल रही है, मुझे 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी पानी नहीं आया इस जगह पे, और अब हमें पता भी नहीं था, और अचानक से बहुत सारा पानी आ गया। ये सूरत हाल कहीं भी हो सकती है। वहाँ कुछ लोगों ने मुझे बाद में मैसेज किए कि आपका एहसान है। मैंने कहा नहीं, इस पाकिस्तान ने हमें जगह दी है, हमें रोजगार दिया है, हमें इज्जत दी है, तो इस धरती का ये कर्ज है जो हम इस सूरत में उतार रहे हैं, ये हम पे फर्ज है।
और ये तमाम लोगों पे फर्ज है। बिल्कुल मुल्तान शहर में बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो चाहें तो एक दिन में वसेब की हालत बदल सकते हैं। बस बात इतनी सी है ना कि बात वो हिम्मत, बात सिर्फ एहसास की है, एहसास की है, और एहसास आम लोगों में है। मैंने बहुत देखा, ये बात नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा देखता है, हाँ ये जेन्युइन काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं इस हवाले से, आप क्या काम कर रही हैं? हम लोग वहाँ से, मैंने पहले पूछा फोन करके, वहाँ लोगों ने कहा अगर आपने जूते लेके आने हैं तो फैंसी जूते मत लाइएगा, प्लास्टिक की चप्पलें लेके आए। हम तकरीबन 100 के करीब जोड़े वो लेके गए, मर्दाना और जनाना। ठीक है। फिर मैंने सूट नए देने का वहाँ फायदा नहीं, उनके पास तो सिलाई नहीं हो सकते, लोगों से रिक्वेस्ट करके 100 के करीब जोड़े जो थे ना, उनसे कहा पैक करके दें अच्छी हालत में, कि उनको लगे कि हमें किसी ने इज्जत से कोई चीज दी है। पैक करके सारी चीजें दी। मेडिकल एड के हवाले से वहाँ बहुत जरूरत है मेडिकल की, हम लोगों ने वहाँ पूरा दिन कैंप लगाया। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप जिस भी लेवल पे हैं और जितना काम कर सकते हैं उनके लिए करें। जरूरी नहीं है आप करोड़ों का या लाखों का करेंगे तो काम होगा, काम हजारों में भी हो सकता है, चंद 100 रुपए में भी हो सकता है। जो लोग जा रहे हैं आप उनकी हेल्प करें। और बहुत सारे लोग, आप देखें सोशल मीडिया पे वो तनकीद करते हैं कि आप वहाँ के इफेक्टिव लोग जो हैं उनकी तस्वीरें न लगाएं। तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन होती है जहां तक मैंने देखा है। देखें लोग पॉजिटिव लेना, नेगेटिव क्यों लेते हैं? आप ये देखें कि अगर 10 लोगों ने देखी है तो उसमें से 4 ने हमारी हेल्प भी की है। हाँ। और तस्वीरें लगाना तज़हीक नहीं है, सिर्फ उनके लिए हम इमदाद मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये शो कर रहे हैं ना, जाहिर बात एक बंदा मुश्किल में है, जब तक हम जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो लोग नहीं देख सकते कि उनकी क्या हालत है, किस तरह, तो वो एक बेहतरीन जरिया है इस टाइम कि हम लोग, हमारा जैसा हम रोही की मैं कल देख रही थी, हमारी टीम माशाल्लाह जो है वो भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, कवरेज और लोगों के साथ वहां पर जाना। तो ये हर बंदा जो ना वो अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। जो इस टाइम जनूबी पंजाब में अगर कोई चैनल सही मानों में कवरेज कर रहा है तो वो रोही चैनल है। बिल्कुल ऐसे हमेशा इसने, रोही चैनल ने पूरे एरिया की नुमाइंदगी की है। लेकिन जब कोई मुसीबत आती है, जैसे सैलाब आया है, तो रोही की कवरेज सबसे ज्यादा है। लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से इफेक्टिव एरिया किस चीज की जरूरत है। ये सबसे बड़ी खूबी होती है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि आप इस टाइम पे जो है वो लोगों की मदद करें। अच्छे हालात में तो हर कोई कर लेता है। हाँ, ये बात है जी। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को आप? मैं मैसेज ये दूंगी, जो खाते पीते लोग हैं, आप साल में एक जोड़ा कपड़ों का ना लें, एक जोड़ा जूतों का ना लें, एक फिल्म ना देखें, आपका बच्चा एक दिन पिज्जा ना खाए, 20,000 30,000 बन जाएंगे। लेकिन जिस फैमिली को ये पहुंचेंगे पैसे, उसका एक महीना गुजर जाएगा। उनको खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, ओढ़ने को मिलेगा। देखें, आपकी एक एक्टिविटी कम करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का पूरा महीना गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाएं। बहुत से लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारी टीचर्स जो हैं प्राइवेट स्कूल्स, हमारे जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, तो वो टीचर्स अपने बच्चों से डोनेशन ले रही हैं। तो क्या होती है 10 रुपये 20 रुपये। तो ये है असल, मैं समझता हूँ जो हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें कोई अगर लाख रुपया भी दे तो उससे ये 10 रुपये 20 रुपये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि उनके अंदर ये हो रहा है। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि रोते इस वक्त तकलीफ़ में जो हमारा वसेब है उस पर आवाज़ उठाएं और इन लोगों के साथ खड़े हों। इनका एक दिन, इनका एक फैमिली टूर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर वो आकर देखें तो मैं समझता हूँ सिर्फ देखने से ही उन्हें महसूस होगा कि ये लोग किस कदर तकलीफ़ में। और इसके लिए हमारे सियासतदान, हमारे समाजी लोग जितने भी काम करते हैं, उनको चाहिए यहाँ एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, ताकि इनकी तकलीफ़ों का उनको अंदाज़ा हो और फिर वो काम कर सकें। ये वाकई जो है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी हुकूमत अपनी इन चीज़ों को ज़रा साइड पे रख कर इन लोगों की हेल्प करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मजहरुल
खालिक साहब, जो कि साबिक MS चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स रह चुके हैं और इसके साथ साथ DEAG डेंगी एडवाइजरी कमेटी जनूबी पंजाब के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम इनसे बात करेंगे, जो इस टाइम अभी हमारा एक टॉपिक भी चल रहा था कि जिस तरह सैलाब आया हुआ है, सैलाब के हवाले से जो है वो काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, आज तो उस पर बात करेंगे। सेकेंडली, बारिशों की वजह से जो है पानी खड़ा रहने की वजह से भी काफ़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाती है, आपकी बीमारियां जो हैं उससे ज़्यादा फैल रही हैं। डेंगू का भी सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आज इनसे हम जो है वो ज़रा डिटेल में सब हवाले से बात करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बारिशें जिस तरह अभी, क्योंकि मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम की सूरत हाल इस समय की, कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा फैल रही हैं? इसमें एक तो समझने वाली बात यह है कि हम सबको पता, बारिश जो आसमान से पानी बरसता है उसे बारिश कहते हैं। अब ये आसमान में पानी जाता कैसे है? जब मौसम में हिद्दत बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं, और फिर वो उसमें नमी आ जाती है तो हब्स कहते हैं। तो ये बहरा अरब जो है, यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ये मई जून के मौसम में कहीं इसके वस्त में जाके ना जी, ये अपना ऊपर बादल बनाती हैं, जो कि श्रीलंका से होता हुआ इंडिया में आता है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में। आम तौर पे जो इसका सीज़न है वो 15 जुलाई से शुरू होता है, जिसे हम सावन भी कहते हैं। अगर आप देसी महीने लें तो उसमें भी सावन 15 के करीब ही शुरू होता है। इस दफ़ा ये बारिशें मामूल से ज़्यादा हैं, और न सिर्फ ये कि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि जितना इनकी औसत जो मिलीमीटर जो है वो ज़्यादा है, बल्कि इसका दौरानिया भी ज़्यादा हो गया है। और पाकिस्तान इस लिहाज से मैं समझूंगा कि हम पे एक आफत समावी है कि जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ जो रोद कोहियाँ, जो पहाड़ों का पानी नीचे बह के आता था, वो पिछले 30, 35, 40 साल से वो नहीं आ रहा था। तो लोगों ने जो उसकी गुजरगाह थी, आबी गुजरगाह, वहाँ अपनी बस्तियाँ बना लीं और वहाँ ज़मीनें काश्त कर लीं। वरना ये तो एक कुदरत का एक अमल है। पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जितना इस वक्त दरिया सिंध में पानी बह रहा है, उतना ही पानी रोद कोहियों से अगले 3 दिन में जाके उसमें मिलने वाला है। तो अल्लाह से हमारी दुआ भी है कि ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत बारिश है, जो कि हमारे लिए इस वक्त ज़हमत बन गई है, और उसमें बहुत सारे हमारे अवामिल वो भी कार फरमा हैं जिसे हम रफा दफा कर सकते थे और अपने पॉलिसीज़ की वजह से नहीं किया। खैर, ये मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं है। बारिश की वजह से जो इसका मॉनसून, में इसलिए कहते बारिशें तो सारा साल होती हैं। मॉनसून जो है ये पुर्तगाली एक लफ्ज़ है, उसे और हमारा मौसम का मिला के बनाया गया है। ऐसी बारिशें जो मैं पहले बता चुका हूँ, जुलाई और अगस्त के महीने में, जून जुलाई में हों, वो मॉनसून की बारिशें कहा जाता है। इससे 4 तरह की बीमारियां वजूद में आती हैं। एक बीमारियां, चूँकि ये मच्छरों की ब्रीडिंग का, इसे हम हैबिटेट कहते हैं, एक हैबिट होती है, आदत, और एक वो माहौल जिसमें कोई जानवर या जानदार रहना पसंद करता है। तो पानी बहुत सारी जगहों पे खड़ा हो जाता है, जिस तरह मुख्तलिफ जगह, गैर ज़रूरी तफसील में मैं नहीं जाता। तो मच्छरों की अफजाइश नस्ल वहाँ होती है। तो पहले मैं वो बीमारियाँ, उनके नाम ले दूंगा, अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो उसका जवाब भी दे दूंगा। 4 बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि मच्छरों की वजह से फैलती हैं और जो कि मशहूर हैं। एक हमारी जो है वो मलेरिया है, दूसरा ये डेंगू जिस तरह आपने कहा, और तीसरी चिकनगुनिया है। हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इंडिया में इसने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया है। और दूसरी किस्म की जो बीमारी है वो हमारी है, जो हवा से पैदा होती है, जिसमें हम उसे सीजनल फ्लू भी कहते हैं और उसे ठंड लगना भी कहते हैं। और तीसरी बीमारी जो है वो आपकी जो है वो पानी और खाने पीने की अशिया से लगती हैं। और चौथी और आखिरी बीमारी जो इसमें है, आखिरी तो नहीं मैं कहूँगा, जो कॉमन है, वो जल्दी बीमारी है। अब हम तफसीलन इस पर बात कर लेंगे। तो इन बीमारियों का इलाज तो हमें डिस्कस नहीं करना, हमें ये डिस्कस करना है कि इन बीमारियों से हम कैसे बचा जा सकता है। तो हम मच्छर से आते हैं, चूँकि ये कॉमन है हमारे यहाँ। तो पहली बात यह है कि जो उनकी ब्रीडिंग साइट्स हैं, जहाँ से मच्छर पैदा हो सकते हैं, अफजाइश नस्ल करते हैं, पानी खड़ा ना होने दें। पानी खड़ा हो गया तो उसे तलफ कर दें। और ऐसी जगह जहाँ पानी आप नहीं सुखा नहीं सकते, तो वहाँ डीजल या मिट्टी का तेल लेके, आपको महकमा सेहत के लोग खुद भी मुहैया करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं देहात में अगर हैं,
सही। इवन शहर में भी, तो वो उसकी खास मिकदार है, वो उसे डाल देते हैं तो वो सरफेस पे उसकी एक लेयर बन जाती है, जिससे मच्छरों के अंडे और बच्चे जो हैं जो इब्तदाई स्टेज में सांस नहीं ले सकते और मर जाते हैं। सही। लिबास पूरा पहने। अभी मौसम हालांकि नहीं जी करता आपका, लेकिन आपके वो हिस्से जो मजबूरी है, चेहरा है, हाथ है, पाँव है, ये अनकवर रखें, पूरा लिबास पहने ताकि मच्छर को काटने के लिए कम से कम जगह मिले। सही। घर में सफाई सुथराई का ख्याल रखें, खिड़कियों में जाली होनी चाहिए, और जहां ऐसा मुमकिन नहीं है तो मच्छर भगाओ या मच्छर मार स्प्रे जो है वो ज़रूर करें। और आपका जो ज़िले हुकूमत है सेहत वाले, ये आपके मुफ्त जाके घरों में भी स्प्रे करते हैं और इलाके में भी करते हैं। ये तो पहला इससे हो गया। डेंगू का सीज़न आपका आ गया है, डेंगू के लिए भी कमोबेश वही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि मलेरिया के लिए हैं। तीसरी बीमारी चूँकि हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। इसके बाद जो है इनकी अलामात मैं थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि ये क्यों कौन सी बीमारी है। इन दोनों में आम तौर पे बुखार इसका लाजमी फीचर है, बगैर बुखार के आपको मलेरिया और डेंगू नहीं होगा। इसके साथ सर दर्द होगा मलेरिया में, और सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी, ये मलेरिया का एक फीचर, और बाद में पसीना आएगा। जबकि डेंगू का जो फीचर है वो है जिस्म में जनरली बहुत ज्यादा दर्दें हैं, और इसका एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। अच्छा। जिस तरह हड्डी टूटने से दर्द होता है, अल्लाह ना करे किसी को बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ होती है, इसे डांसिंग भी कहते हैं, डेंजू कहते थे। इसमें वेस्ट इंडियन जो इनकी जो है जुबान, उसमें इसे जब मरीज आता है तो तकलीफ से वो अपने मुख्तलिफ अज़ा को पकड़ रहा होता है, ये उसकी मूवमेंट्स होती हैं, जिस समय शायद ये डांस कर रहा है, तो इतनी तकलीफ दे ये है। तो ये अगर हम मच्छरों से थोड़ी एहतियात कर लें, और दोनों काबिल इलाज हैं, मोर्टेलिटी भी इसमें, शरह अमवात भी कम है अगर हम इसका इलाज कर लें, तो ये हम इससे बच जाएंगे। दूसरा हमारा जो आता है वो है आपकी हवा से जो बीमारी फैलती है, उससे आपको जुकाम की दो किस्में हैं। एक आम वायरल है, वो बड़ी जल्दी लगता है, उसमें छींकें आती हैं, गला खराब हो जाता है, नाक से पानी। इस बार तो बहुत ज्यादा ये रही है ना ये वायरल। अच्छा अपने कहते थे अच्छा मौसम क्योंकि एकदम चेंज हुआ, एक तो पहले ही गर्मियों से पहले ही गर्मी आ गई, फिर एकदम बारिशों में भी वो जो है बारिशों से मानसून का हुआ, उससे पहले ही बारिशें आना स्टार्ट होगी। तो मौसम का चेंज होने की वजह से आपकी जो वायरल आपके पास बीमारियां थी उन्होंने बहुत अटैक, बहुत ज्यादा किया। और मैंने जिस तरह किया आपको कि हैबिटेट जो है ना, वो एनवायरनमेंट, जिस तरह मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो इसके एक एनवायरनमेंट है, कैमरा है, रोशनी है, आप बैठी में बैठा हूँ, तो मच्छर को वो एनवायरनमेंट जो उसका हैबिटेट जब मिलता है तो वो उस पर उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए मजीद भी हम आपसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। अनिला अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अनिला से हम बात करेंगे सैलाब के हवाले से ही, जनूबी पंजाब के जिस सूरत हाल है उस पर इनसे बात करेंगे कि वहाँ पे ख़वातीन और बच्चियों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो अनिला कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल आप रिलैक्स हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जिस टाइम हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी मैं एक बात हम डॉक्टर साहब के साथ कंटिन्यू कर रहे थे तो उसको कर लेते हैं जी। तो पहली बात जो हम ये कह रहे थे कि मच्छर से पैदा शुदा जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, इलामात भी मैं आपको बता चुका। दूसरी जो है वो हमारी है हवा से, उसमें आपको एक वायरल है, और जो अगर फ्लू हो जाए तो वायरल तो 5-6 दिन का अपना दौरानिया पूरा करके ख़त्म हो जाता है। अब इससे बचना कैसे है? एक तो ठंडा गर्म जल्दी नहीं होगा। अगर मुमकिन है बारिश से, आप बारिश में नहीं है और बाहर जा रहे हैं और बारिश हो रही है तो छतरी का इस्तेमाल कर लें, चलें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो गीले कपड़े आपने आके जल्दी से तब्दील करने हैं, ठीक, वो आप ना रखें। चूंकि वायरल है, बड़ी तेजी से फैलती है, अभी जिस तरह आपने बताया इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा है, तो इसका वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, जो वो दवाई तजवीज़ करे वो। इसकी दूसरी फॉर्म फ्लू की है, उसमें अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरियल जिसे हम कहते हैं तो दवाई, और वो बिगड़ के निमोनिया तक भी जा सकती है। सही। बज़ाहिर हम समझते हैं सर्दियों की बीमारियां, ऐसा नहीं है, ये इसमें भी हो जाता है। अब तो यही देखना है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम समझते हैं सर्दियों में, लेकिन वो आपकी गर्मियों में हो रही होती हैं। इसका तीसरी जो है वो हमारी है, हम ओरोफिकल रूट कहते हैं कि हमारा तहारत का जो तरीका कार है हम उसमें हाथ इस्तेमाल करते हैं,
और फिर हैंड वाश हमारे यहाँ कोई उसकी, हालांकि हमारा दीन तो कहता है कि खाने की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें तो आप पहले हाथ को धोएं। और हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप 85% बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप सिर्फ हाथ धो लें। और हाथ धोने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको साबुन चाहिए या गर्म पानी चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आकाश है हमारे साथ मुल्तान से, क्या कहना चाहेंगे? मुझे वैक्सीनेशन के हमारे से डॉक्टर से बात कर रहे हैं कि इस मौसम में कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती है और क्या क्या उसके प्रीरेक्विजिट्स हैं, तो हमारे टाइम गाइड कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, वैक्सीनेशन जो है वो एक तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। डेंगू की जो मैं आपको कहूँगा, चूँकि वो भी सांस की बीमारी है और अब उस पर जो बता दिया गया ना, सिर्फ 2 डोजेज के बगैर आपने बूस्टर लगवानी है और जिन्हें बूस्टर लगी हुई है वो उसकी अगली भी डोज लाजमी लगवा लें। अब अगली बीमारी जो हमारे आगे आने वाली है वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, वो अभी नहीं, वो अक्टूबर में उसकी वैक्सीन शुरू होगी। और सीजनल फ्लू की वैक्सीन जो है वो तो हर वक्त अवेलेबल होती है। ये तीन वैक्सीन तो आपको इसे ज़रूर आपको लगवाना चाहिए। डॉक्टर अगर वैक्सीन के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, पानी का अटैक मुझे कितना मजा है? अगर वो प्रॉब्लम आएगी वैक्सीन के बाद, जिस तरह ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको ये कोविड हो गया है तो वैक्सीन वाले में बचने के चांसेस 90% ज़्यादा होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उससे आपको कोई नुकसान नहीं ज़्यादा पहुँचेगा, या नुकसान जो है वो बहुत कलील मिकदार में होगा। तो वैक्सीन ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा जी, इसमें हाथ साफ हो गए तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि बाहर की ग़िज़ा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, और सब्जी है, फल है, इन्हें धो के। एक बड़ी अहम चीज़ मेरी ख्वाहिश होगी कि हम पूरा एक प्रोग्राम इस पर रखें, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसमें आज मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊँगा। 4% अगर आप बाज़ार से ले लें और अच्छी कंपनी की, मैं फिर कहूँगा जो बाज़ार में शीशियों में मिलती है, ये 4% नहीं 0.4% भी नहीं होती। सही, भले लोग नाराज़ हो जाएं इस बात से। आपने डेस्कॉन कंपनी है, मैं कंपनी की तशहीर नहीं कर रहा, लेकिन बना ही वही रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनसे आप उनकी 4% लें और अपना जो सब्जी है। इसका एक और बड़ा हैरत अंगेज इफेक्ट ये है कि अगर आप सब्जियों पे उस पानी में छिड़काव कर दें या रख दें तो सब्जी 36 घंटे तक उसके ऊपर ना रिंकल्स आएंगे ना उसका टेस्ट खराब होगा। सही। तो आप इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें, इसके गार्गल्स करें, तो इससे इसके ऑलमोस्ट ये 100% कवर दे देती है और सस्ता तरीन ये आपके पास इसका तरीकाकार है। इस पे मेरी रिसर्च भी है, मेरा एमफिल भी है और मैंने ये निश्तर में 4 साल प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, पूरी स्टडीज है मेरे। इस पे मजीद भी बात करते हैं। अनिला से जान लेते हैं। अनिला, क्या इस टाइम वहाँ पर सूरत हाल है, क्या देखती है खवातीन को किन किन मसाइल का? वैसे तो हम देख रहे हैं ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, परेशान है। खवातीन के क्या मसाइल देख रही हैं, बच्चियों के क्या मसाइल देख रही हैं? आसमा, चूंकि इस दफ़ा साउथ पंजाब जो बेल्ट मुतासर हुई है, राजनपुर या तौसा शरीफ, ज़्यादातर लोग वहाँ इफेक्टिव हैं, तो वहाँ बलोच कबाइल ज़्यादा आबाद हैं और बलोच लोग हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा मसला ख़वातीन और जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनको पर्दे का होता है। और फाजलपुर एक इलाका है, वहाँ एक सफ़ेद पोश ख़वातीन और बच्चियाँ रोडों पर निकल के बैठी हैं। उनके बंदे सिर्फ इस टेंशन में मुब्तला रहते हैं कि इनकी हिफाजत कैसे करनी है, इनके पर्दे का इंतज़ाम कैसे करना है, और उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, उनके ख़वातीन की जो हाइजीन्स की चीज़ें हैं वो नहीं है, इवन के सैनिटरी पैड तक उन्हें नहीं पता कि वो क्या करना है हमने। और बहुत मिजरेबल कंडीशन में है ख़वातीन इस वक्त। और हम बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं, हमने एक अपने दोस्तों का हमारा ग्रुप है, हम किसी प्लेटफॉर्म से नहीं काम कर रहे। मैं जैसे जर्नलिस्ट हूँ या सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कोई एजुकेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, हम अपने तौर पे कर रहे हैं कि ख़वातीन और बच्चियों को तो कम से कम हम शेल्टर भी प्रोवाइड कर दें और उनकी हिफाजत के लिए इकदाम भी किए जाएँ। और हम उनको चादरें प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो हमारी एफर्ट्स हैं। और इस दफ़ा मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, एक ये भी है कि गवर्नमेंट इन इश्यूज पे तवज्जो नहीं दे रही है। शायद हम रिमोट एरिया हैं और जनूबी पंजाब वैसे ही पसमानदा है। अब हमें ज्यादा एहसास हुआ है कि यार हम पसमानदा ही नहीं, हम तो महरूम है, शायद हम इस पाकिस्तान में कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, हमारी ख़वातीन नहीं नजर आ रही। ये अनिला हमारा रहा है, जनूबी पंजाब को हमेशा नजरअंदाज। लेकिन इस मौके पे आसमा, हमारे इवन के कोहे सुलेमान पे कल हमने अपना एक ग्रुप भेजा है जो ऊंट लेके गए हैं और पैदल उन्होंने पहाड़ियां चढ़ी हैं, क्योंकि जमीनी रास्ते कट चुके हैं और एयर सर्विस हमें मुहैया नहीं की जा रही रेस्क्यू। कल एक हेलीकॉप्टर ने कुछ विजिट किया था, सिर्फ 15 से 20 टेंट उन्होंने फेंके, जिसपे उल्टा वो तादाद हजारों में क्यों के है।
और उनका ये भी इशू है कि वो सारी फैमिलियां एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो जो हमारी कबैली रिवायात हैं खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, और इस वक्त हमारी खवातीन सिर्फ सैलाब या बारिश का सामना नहीं कर रही हैं, इन चीजों का भी कर रही हैं, क्योंकि जो हमारे कबैली इलाके हैं वहां तो आप किसी से कोई औरत बात भी कर ले तो वो ऑनर किलिंग कारोकारी कर दी जाती है। तो हम उनकी हिफाजत कैसे करें, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम पूरे पाकिस्तान से हुकूमत से बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारी खवातीन पे तवज्जो दें। इसी तरह डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम ये भी बात करना चाहेंगे कि बच्चे डायरिया और स्किन की जो अमराज है उसका शिकार हो रहे हैं। खवातीन को भी एलर्जी हो रही है वहाँ पे, क्योंकि जमीन भी गीली है, कोई बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है, खुले आसमान पे पड़े हुए हैं, रात को वो फोग भी पड़ती है और वो नमी जो है वो उनको ज्यादा कैच कर रही है। फिर नीचे पानी है, ऊपर से नमी भी आती है जब बारिश रुकती है चीजें, तो वो उनके पास वो कपड़े भी उस तरह के नहीं है लोगों के पास। सही से बताओ, एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है बहुत, बहुत ज्यादा मुश्किल ही नहीं कह सकते, एक मायूस कुन कह लें। बिल्कुल। और लाशें बिखरी पड़ी हैं और उनको कवर देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारे बड़ा इस टाइम में हम आपसे पहले भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे हमसे यही बात हो रही थी कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मसा, हम लोग को शायद इतना आइडिया नहीं है, हम लोग उनके उस दुख को उस तरीके से समझ नहीं सकते जो लोग वो अपनी एक इस टाइम को गुजार रहे हैं। तो खुदारा जो लोग, हम तो बार बार, मैं भी यही एक प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ऐसा है कि जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो मदद करें। ऐसे लोग जो है ना वो बड़े, ये लोग वो तो है नहीं कि किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, तो हमें इनकी जो मदद हम कर सकते हैं वो तो हमें बिल्कुल। हम तो इवन की ये ड्राइव भी चला रहे हैं कि आप हमें अपने पुराने कपड़े दे दें, हम उसको उन लोगों तक पहुंचाएं कि फौरी तौर पे उनका एक हल तो हम निकाल सकें बच्चों के लिए, खवातीन के लिए। जज्बा बहुत ज्यादा है हमारे लोगों में। असल में हमारी बदकिस्मती है 2019 के बाद जो हमने कोविड का सामना किया, लोगों में बेरोजगारी भी है, उनके माशी हालात भी खराब हुए हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे मेरे जैसे लोग थे, जब कोविड था तो मैंने सोचा अच्छा कोई बात नहीं, अगर मैं 2-4 ईदों पे शॉपिंग नहीं करूंगी तो ये जज्बा बहुत सारे लोगों में है। लेकिन इसको मजीद आगे बढ़ाने की, इसको फील करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी बहनों, भाइयों और उन बच्चों तक पहुंचे जिनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। बिल्कुल। वालिद है, आपने पिक्स भी देखी होंगी, वीडियो, उसके साथ उसके बच्चों की डेड बॉडियां रखी। बिल्कुल ऐसी है ये तो हम देख रहे हैं ना, ये बेबसी का आलम है कि लोगों के पास वो इतने बेबस हैं कि उनका अपनी सारी चीजें वो लुटते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो मंजर बहुत अजीब है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ही नहीं है हमारे यहाँ कि उसको कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा ये ख्याल है कि हमें इसे इस तरह से भी देखना चाहिए, जो सीना बसीना जिस तरह ये कबायली लोग हैं बता रहे हैं और अपनी रवायात बता रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से 15 साल पहले मुझे जाना हुआ कोयटा, तो रास्ते में ये रोड कोहियाँ थी, तो लेकिन लोगों ने वो रास्ता छोड़ा हुआ था। अब हुआ ये है जिस तरह लाहौर में दरिया रावी के साथ हुआ है, तो ये लोग, गवर्नमेंट सारा काम नहीं कर सकती, ये मेरा पूरा ईमान है इस पे। जब तक हम खुद लोग और अपने मसाइल को, मेरी दर्द जो मेरे जिस्म में मैं महसूस करता हूँ, मेरे घर का मसला है, मैं जिस तरह आपके इलाके का है, मेरा ये ख्याल है वहाँ जिस तरह इन्होंने एक बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि आप अपनी रवायात की पासदारी करें, मसला ये है कि आप उन्हें खाने पीने को कोई चीज़ दें, सर ढांकने को कोई चीज़ होनी चाहिए। अब अगर यही हम ख्वाहिश करें कि हमारी पर्दादारा के लिए हर किसी के लिए अलहदा छोलदारी हो जाए, बाकी हो जाए, तो ये सारी चीज़ ये चलती हैं, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन हमें अपनी तयन करना होगा तरजीहात का कि इस वक्त जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। मसलन मैं दवाई लेके पहुंच जाऊं और उसे भूख लगी हुई है, तो दवाई का कोई रोल नहीं है। तो ये मेरा ख्याल हम सबको एजुकेट होने की जरूरत है। जिस तरह आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसके अपने, जिस तरह आप देख रही हैं, हमारी बदनसीबी है कि इस वक्त मुल्क में जो जमानतों से हमारे लीडर फारिग नहीं हो रहे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं रियासत है, मुझे तकलीफ होती है इस बात की। तो हम ये मिलजुल के करेंगे। आप बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांगे। बड़े लोग ऐसे हैं, जैसे अल खिदमत है यहाँ कराची में, और बहुत सारी हैं। आप अगर अपने इलाके का कोई स्पेसिफिक एरिया समझती हैं तो आप जाके उनसे, इवन गवर्नमेंट के जो लोग सुन भी रहे होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि इस प्रोग्राम का एक फ़ायदा ये भी होगा कि वो, दूसरा मेरी उन लोगों से ये भी गुजारिश है कि आपकी वो रवायात जो कि दीन से मुतसादिम हैं और आपकी उसमें इकट्ठा रहना, इज्तिमाइयत है इस्लाम में, नमाज 5 वक्त पढ़ना, सारा पर्दादारी है। और लेकिन अगर एक मजबूरी आ गई है तो बताया कि जी हमारी फैमिलियाँ अलहदा रहें, आप औरतों को अलहदा कर दें, मर्दों को अलहदा कर दें। और गवर्नमेंट को चाहिए, अब मेरा नहीं ख्याल कि 500 खैमे दे सकते हैं, लेकिन वो 4 बड़े तंबू जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिनके अंदर वो चले जाएं। तो ये मिलजुल के होगा। ये
हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला हम पे, अल्लाह हमसे नाराज है, उसकी नाराजगी खत्म हो। और ये है कि अभी जिस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल से, ये तो हम लोगों को बड़े गवर्नमेंट को इस लेवल पे जो है ना बड़े सॉरी मैं कट ऑफ कर रही हूँ आपको, मेरा थोड़ा सा इस पॉइंट पे इख्तलाफ भी है। कोई बात, वो औरतें जिनको हमने हमेशा बंद रखा है वो खुद भी झिझक फील करती हैं। हाँ, वो नहीं रहे उनको हम एकदम से नहीं कह सकते कि जी खुले आसमान के नीचे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आप इकट्ठा इन रिवायात को के लिए शायद हमें सदियां लगेंगी। खवातीन को इकट्ठा कर दो, उनका कहने का मकसद ये था कि खवातीन को अलग कर दो, मर्दों को अलग कर दो। खवातीन नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है, मुतासरीन इतने हैं कि गवर्नमेंट भी पूरी नहीं पड़ रही और हम लोग जो अपनी मदद आपके हम लोगों को आगे आना होगा जी, बिल्कुल। जैसे हम एक तौसा का एक इलाका है नुतकानी है, उसका मौजब अभी वहाँ की खवातीन के लिए हम पर्दे के इंतजामात के लिए बार बार अपील कर रहे हैं। हमें खैमे चाहिए, हमें उनके लिए मेडिकल एक कैंप चाहिए। हम ओवरऑल तो लगा रहे हैं, मिक्स भी लगा रहे हैं। स्पेशली हम चाहते हैं कि उन खवातीन के लिए जो सिर्फ लेडी डॉक्टर से ही चेक करवाना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि कोई मेल डॉक्टर उन्हें कर। थोड़े से ये चैलेंज जो हैं तो इनको बीट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी इलाके में दो तीन चीजें और हैं, चूंकि ये उससे रिलेटेड है, मैं बात कर रहा हूँ। आप कह रही थे ना कि बच्चों को इसहाल है, पखाना है, उल्टी है, तो पानी आग बहरहाल अवेलेबल हो जाती है, तो वो पानी कोशिश करें कि उबाल के उसे इस्तेमाल करें। आधी बीमारियां तो वैसे ख़त्म हो जाएगी, हाथ धोने से 85% वैसे गई। तो अगर बाकी जो खाने पीने की चीज़ें पैकेट्स में मिल रही है उसमें तो कोई मसला नहीं है। सर, कोह सुलेमान का जो बेल्ट है पूरी हमारी, उसकी हमारी 20 से ज्यादा मौजूआत या बस्तियां समझे हैं जो पहाड़ों के ऊपर हैं, जहां तक जमीनी तौर पे हम जा नहीं पा रहे। और मुतवातिर सिर्फ कल का 8 दिन के बाद कल कोह सुलेमान में सूरज निकला है सिर्फ 4 घंटे के लिए। तो वो जो मुतवातिर बारिश को देख रहे हैं और उन्होंने हमने लोगों से अपील की है कि सस्ता सा एक चीज है वो जो छतों पे हम शापर डालते हैं, 480 या 450 का आता है, हमें वो आप लेके दे दें हम, ताकि वहाँ किसी तरह भी पहुंचाएं। कम से कम अपने ऊपर जो डाल लेते हैं तो वो बारिश से थोड़ा बहुत महफूज रह सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है डोनेशन का, 400 देना या अपना एक ड्रेस दे दें यूज्ड शुदा, और साथ में 50 या 100 जो एक टाइम हम एक जनरल बंदा एक खाना खाता है तो समझें कि आज हमने रोजा रखा है और अपने सैलाब ज़दगान के लिए हम ये डोनेट करें। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और हमें इसमें कामयाबी मिल रही है ऑल ओवर पाकिस्तान में। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि वो छोटी छोटी चीजें करने के लिए फिर जब हम वहां पहुंचते हैं, कल 2 दिन के बाद हमारे लोग पहाड़ पे चढ़ सके और वो बच्चे स्टूडेंट थे मकामी कॉलेज के, वो उस जज्बे के साथ भी बैठे रहे कि वो कुछ बच्चे उसी इलाके से रिलेट करते थे, उनको पता था कि हमने कहाँ से गुजर के कैसे जाना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं जाती हूँ या कोई लाहौर का बंदा जाता है, उसको नहीं पता उसने कहाँ रसाई हासिल करनी है, और हम जैसे तो वापस फिर पलट आते हैं ना दुश्वारियों से, बाजू का डर के भी कि ऊपर कौन चढ़ाई करके जाए, कैसे जाए। वो बच्चों का जज्बा है और उनको मैं वाकई में इस वक्त जो हमारे जनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बच्चे अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, खाने पहुंचा रहे हैं, इस तरह की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका वो कोई पे नहीं ले रहे सिवाय उस दुआ के जो हम उनको दे रहे हैं फ्री में। बहुत बड़ा जज्बा है और हमारी नौजवान नस्ल इसमें कामयाब भी हो रही है और आई होप सो कि इससे ज्यादा उनको अचीवमेंट्स मिलेंगी। एक भूखे को वो भूखा नहीं रहने दे रहे, उनको जहां भी पता चलता है वो वहां एक पैकेट भी पकड़ के पहुंच जाते हैं। कल मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि आज मैंने एक देग बनवाई है, तो है छोटा सा मेरा एक कंट्रीब्यूशन, लेकिन अल्लाह इसको कबूल करे। तो मैंने उससे कहा यार जिस इलाके में आप गए हो ना, वहाँ भूख इतनी थी कि वो शायद अगर 50 तक की डिवाइड वैसे हम नॉर्मल में करते हैं तो वो 200 ने खाई होगी और उन्होंने शुक्र अदा किया होगा कि पेट भर गया किसी न किसी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं हम फ्रूट भेज रहे हैं, तो हम उनको कहते नहीं, हमें लग्जरी आइटम नहीं चाहिए, हमें जरूरत चाहिए। आप हमें कोई ऐसा फूड भेजें, चने भेजें, कोई इस तरह की चीज भेजें जो उस पहाड़ तक जाते जाते जिसको 2 या 3 दिन लगे उस तक जाते जाते वो खराब ना हो जाए। और फ्रूट इस वक्त उनको नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि वो सोचते भी होंगे कि हम फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अभी तो उनका सिर्फ पेट भरना है। आपकी जो है जो जरूरियात की चीजें हो गई, जो आपकी खाने जो आप इजीली वहां तक पहुंच अभी हमने रिलीफ देना है। जो रिहेबिलिटेशन है वो एक और प्रोसेस है और वो बहुत लेंथी प्रोसेस है अभी। उसमें होप्स हो कि गवर्नमेंट भी साउथ पंजाब का साथ देगी और हमारे लोग भी साथ देंगे। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि हम इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उन लोगों को सामने आना भी चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो एक आम इंसान भी उस तक शायद मेरे ख्याल में रसाई नहीं हो सकेगी जब तक एक प्रॉपर जो चीजें हैं उसको मैनेज नहीं करेंगे। असली इशू एक और भी है, जो हमारे वहाँ के मकामी सियासतदान हैं, हमने वहाँ वजीर आला बनाया कोह सुलेमान से, कैन यू बिलीव के हमें वो कहीं नहीं नजर आए, तौसा में ना नजर आए, राजनपुर में ना नजर आए, डीजी खां में ना जाए वो,
वो जहाँ वो बैठे हुए हैं, जहाँ जिन लोगों की वजह से वो बने हैं, जिनकी वजह से उन्होंने फंड्स लिए हैं, अब माशाल्लाह उनके सारे फंड्स पे भी पानी फिर गया। कोई उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, कोई उनका एहसाब नहीं कर सकता, पानी बहा के ले गया सब कुछ। लेकिन वो लोग तो बैठे हैं ना, जो आपकी आवाम है, जो आप जिनको अपना गुलाम समझते हैं। तो ये जो एयर एम्बुलेंस कल हमारी पाक आर्मी ने जो हेलीकॉप्टर भिजवाया, ये वो बतौर साबिक वजीर आला पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते थे, वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते कि मेरे लोगों को रेस्क्यू करो। वो लोग रेस्क्यू नहीं हो सके, उनकी डेड बॉडियां वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी पड़ी हुई है, हमें तो कोई ऐसी खुश्क जगह भी नहीं मिलती कि हम अपनी डेड बॉडियां दफना दें। उन्होंने वैसे ही रखे हुए अपने बच्चे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और मेरे सियासतदानों के लिए, लोगों ने उनके गिरबान भी पकड़े, मुझे अच्छा लगा है। तौसा के लोग, राजनपुर के लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं, उन्हें पता चल गया है ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इम्तिहान है, लेकिन इसमें उनकी आंखें खुल गई हैं लोगों के। और आई विश के आने वाले इलेक्शन में भी वो उनका एहतसाब कर सकें, और बहुत मायूस हुए हैं। लेकिन अब वो तो अब सियासत तो मैं समझती हूँ कि बहुत बाहर की चीज़ है। जिस टाइम हमारा मुल्क जो बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वैसे तो वो चीज़ें देखनी चाहिए जो इस टाइम हमारे लोग परेशान हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग अपना प्लीज़ रोल प्ले कर सकते हैं वो लाजमी करें, जो हेल्प कर सकते हैं। मेरी अभी भी यही सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों की। अगर हम भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा? हुकूमत को तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो भी सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान का हर शहरी भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए तो मेरे ख्याल में हम बहुत हद तक कामयाब हो, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जिस तरह आप बीमारियों की बात कर रहे थे, सैलाब से रिलेटेड भी पानी की, उसमें कौन सी ज़्यादा बीमारियां स्किन से रिलेटेड, क्योंकि पानी खड़ा होने की वजह से, और फिर जिस तरह की जैसे हशरात की अगर हम बात करें कि वो भी बाहर आ जाते हैं बारिशें जब होती हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें दो तरह की बीमारियां हैं जी। एक उसे हम कहते हैं टीनिया पीडस, आपने देखा होगा फंगल बीमारी है, उंगलियों के इन हिस्सों में हो जाती है ज़्यादा नमी की वजह से, और ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो बंद जूते इस्तेमाल करते हैं, और ये इसकी एहतियात करनी चाहिए। खुश्क रखें, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर बारिश में कपड़े गीले हो गए हैं उन्हें खुश्क रखेंगे आप। दूसरा इसका जो है रिंग वर्म है, जो कि एक दायरे की शक्ल में वो स्किन पे अपीयर होता है। उसका भी इलाज बड़ा कॉमन सा है और अस्पतालों में अवेलेबल है, उससे आप करें। बुनियादी तौर पे बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हमने अगर अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, अपने गिरदोनवा का, अपनी ज़ात का, अपने कपड़ों का, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अब शहर की प्रॉब्लम्स और हैं, देहात के प्रॉब्लम, जिस तरह भी मैंने कोहे सुलेमान, ज़ाहिर है मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ये तो बड़ी करीब से देख के आई हैं और बड़ी तकलीफ हुई है सुन के भी। उनकी प्रॉब्लम्स बारिश आ जाए मेरे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मैं छत के परनाले की तरफ जाऊँगा कि वो सही है या नहीं, जिनकी कच्ची छतें हैं वो देखेंगे कि उसकी लिपाई हुई है या नहीं। इनका मसला जिस तरह ने बताया कि सर ढांपने के लिए कोई नहीं, एक शॉपर ही मिल जाए, चले आदमी आप अपने आप को कैमोफ्लेज कर ले, तो उसमें बुनियादी तौर पे इस पर जो चीज़ है वो ये कि अपने आप को खुश्क रखना है। अब हमने जब ये हशरातुल अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं और बाकी जो चीज़ें उसमें रहती हैं, जब पानी चला रहता है तो सारी बाहर आ जाती हैं। अब आम तौर पे जिनसे हम वाकिफ़ कर रहे हैं वो हैं बिच्छू हो गया, सांप हो गया, इनके कांटे की अद्वियात अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट ने हर जगह जो जहाँ ये सैलाब के इमदादी कैंप हैं इनकी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं और इनका वो तरियाक भी जिसे कहते हैं वो भी अवेलेबल है। लेकिन बाकी चीज़ें ये चींटियाँ हैं, पर वाली चींटियाँ निकली हुई हैं, अब वो सादा लोग कीड़े काड़े निकले हुए हैं, इनसे बचने के लिए हमें वो कीड़े मार पाउडर, मैं अब शहर के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह ये देखा जा रहा है, तो वो आप अपनी जो दहलीजें हैं या जहाँ से कीड़े आ सकते हैं, उड़ने वालों के लिए तो पहले मच्छर की जो एहतियात है, जिस तरह जाली लगा ली आपने, इसका ज़रूर करें। ये भगाओ जो स्प्रे है, इलेक्ट्रिकल आजकल वो आ रहे हैं आपके बग किलर्स जो छत के साथ लटका देते हैं, अब तो रैकेट टाइप भी आ गए हैं और वो सस्ते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और वो देहातों में भी इवन मैं खुले आसमान तले भी वो यूज़ हो सकते हैं कि वो आप इस तरह से हिलाते रहें तो जो उसकी ज़द में आता है साथ है वो मर जाते हैं। तो उनसे अगर आप एहतियात कर लें तो बहुत हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अब खाने के लिए क्या है, खाने के लिए है कि आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, पानी जो है प्रेफरेबली जहाँ सहूलत मैसर है उबाल के पिएँ, और जहाँ अब बाकी ज़िंदगी तो गुजर रही है इन तमाम बारिशों के बावजूद, और तो आपने इन दिनों में ठंडे मशरूबात का या ठंडी डिशेस का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें या ख़त्म ही कर दें तो बेहतर है। कहवे का इस्तेमाल करें आप,
चाय का कर सकते हैं, दूध पीना है तो गर्म पिए। दूध में हल्दी बड़ी मुफीद है, देहातों में ना बाकी कोई चीज़ मुयसर नहीं है, तो ये कीड़े जो काटते हैं या बाकी चीज़ें, या पेट खराब हो जाता है और दूध वहाँ पीना पड़ता है आपको, ये दूध ही अवेलेबल है जिनके जानवर हैं, तो हल्दी थोड़ी सी डाल के उसे उबाल के तो वो पी लें। तो ऐसा करने से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारी होने की सूरत में इदारे वहाँ बैठे हैं, तंजीमें बैठी हुई हैं, इन जैसे लोग हैं जो जाते हैं, देखते हैं, फिर आके फर्दर उसका शऊर देते हैं कि लोगों को कहाँ कहाँ जाके क्या क्या काम करना चाहिए। तो इस वक्त हम पे आफत अर्जी समावी है, हमें इसका मैं मुकाबला तो नहीं कहूँगा, इसे देखना है किस तरह से हम इससे निपट सकते हैं, और अल्लाह से दुआ भी मांगनी है। बुनियादी चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है पता भी नहीं हिलता। अल्लाह से हम अगर ये दुआ मांगें और वो चीज़ें जो हमें बताई गई हैं, सेहत ने बताई हैं, दीन ने बताई हैं, उस पर अमल करें तो बड़ी हद तक हम इनसे कम से कम इनके बद असरात से इनके असरात को कम कर सकते हैं। सही। अच्छा नीला, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप किस तरह हेल्प कर रही हैं? हमने एक मैकेनिज्म बनाया है, हमारा एक सर्कल है जो हम यहाँ मुल्तान से, कराची और इस्लामाबाद से, एक हमारा फीमेल हम सारी हैं और हमारा फ्रेंड्स का एक ग्रुप है। हमने ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चलाया है ख़वातीन के लिए, ये सैनिटरी पैड्स और हिफ्ज़ान सेहत की जो चीज़ें हैं, ताकि हमें जो भी हो चीप से चीप भी चाहिए और अलग क्वालिटी की भी चाहिए इस वक्त हमें। तो यहाँ से बैठ के हम एक सिस्टम चला रहे हैं, और तौसा और राजनपुर में हमने अपने फोकल पर्सन समझे या जो हमारी टीम के मददगार हैं उनके साथ हमारा कांटेक्ट है, तो हम अपनी चीज़ें यहाँ से इकट्ठी करके उनको भेज रहे हैं, और वंस अ वीक हम एक विजिट भी करते हैं वहाँ पे, ताकि हम देख सकें कि चीज़ एक ही जगह पे तो नहीं जा रही। जैसे हमने अब कमिंग जुमरात जो है उसको जाना है, हमने कम से कम 200 लोगों के लिए राशन और बाकी चीज़ें, और ख़वातीन के लिए हमने 1000 अरेंजमेंट की है उनके ये माहवारी कैंपेन के हवाले से और चीज़ों के हवाले। और ये एक आसमें एक ऐसी चीज़ है जो साउथ पंजाब में क्या हम जैसी बोल्ड ख़वातीन भी इसके बारे में जिक्र करते हुए शायनेस फील करती हैं, और शायद हम गुनाह समझते हैं इन चीज़ों का जिक्र करते हुए। लेकिन मैंने 2010 के सैलाब में भी देखा ख़वातीन को बहुत मिजरेबल कंडीशन में थी इस हवाले से। 2013 में भी मैंने देखा है कि वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरती हैं, और हम फील नहीं कर रहे होते, हम रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। वो जो उनकी चीज़ हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है और खामोशी से करनी है, और उसके बारे में उन्हें ट्रेन भी करना है। उनमें ये 90% ख़वातीन में अभी भी हमारे इंटीरियर साउथ पंजाब में ये कंसेप्ट ही नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। तो पहले जाके हमने उनको ट्रेन करना होता है। और बात हमें कुछ ऐसे इलाके हैं, बब्बी का इलाका है या कोहे सुलेमान का है, हमें वहाँ पे ख़वातीन तक इस हवाले से अकेले मुलाकात नहीं करने दी जाती। वो कहते पता नहीं शहर से ख़वातीन नहीं है तो क्या बात करेंगी इनके साथ, तो एक चैलेंज है। फिर वहाँ जो कम्युनिटी में कोई उनके मकामी अफराद होते हैं, बासर होते हैं, तो हम उनसे रजू करके उनके ज़रिए पहुँच रहे हैं, और हमें किसी हद तक काम है। और दूसरा, हम इस सारी प्रैक्टिस से जब गुजरे हैं तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम स्कूलों की जो हेडमिस्ट्रेस हैं, उनको उन इलाकों में हैं, हम उनसे बात करें, और जो हमारी यंग गर्ल्स हैं हम उनके लिए ये वो करें, ताकि वो जब खुद इससे गुजर के जाएंगी, अपने घर एक चीज़ लेके जाएंगी, तो अपनी माँ को भी कहेंगी कि ये ऐसे है, और अपनी बहन को भी कहेंगी। बिल्कुल, इस पर मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ये वाकई ना इस टाइम ज़रूरत है अनिला, ये ख़वातीन, क्योंकि एक मेरे में ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं वो एक औरत ही बेहतर समझ सकती है ना। एक औरत को जो है ना वो दूसरी औरत को बेहतर समझ सकती है, उसके मसाइल को, उसकी चीज़ों को। तो ये वाकई अवेयरनेस के हवाले से भी हम कहें, और अगर हम लोग बात करें कि उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है, तो वो आप जिस तरह बता रही हैं, क्योंकि जो ज़रूरियात के हवाले से वो चीज़ें अगर उन तक पहुंचाई जाएं तो मेरे ख्याल में हम लोग इसमें भी हमारी कामयाबी है। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें नीड बेस्ड असेसमेंट करनी है ख़वातीन कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। बिल्कुल, उनके साथ मिल के, उनकी ज़बान में बात करके, उनको तसल्ली दे के तब भी हम जान सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अभी लास्ट वीकेंड पे हमारी दोस्त हैं डॉक्टर जरीना अशरफ, उन्होंने उनकी नंद भी डॉक्टर हैं, उनके फैमिली के डॉक्टर जो थे उनके साथ जाके उन्होंने वहाँ अपनी फैमिली के ज़रिए मंगरोठा गरबी में मेडिकल कैंप लगाया। तो वहाँ ख़वातीन को पहुँचाने में हमें ये रहा है कि हमने उन्हें कन्विंस किया है पहले मर्दों को कि यार लेडी डॉक्टर है, और उन्होंने चेक करना है कि इनको बुखार तो नहीं हो रहा है, इनको नज़ला है तो इनको कौन सी दवा देनी है।
बदकिस्मती से आसमा जनूबी पंजाब हमारा बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और ये सैलाब ने एक और बड़ा उन सारे मसाइल को कवर करते हुए एक और अलमिया जन्म दे दिया है। हम पहले भी खवातीन की सेहत का ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ जो हमारे सरबराह होते हैं फैमिली के, जो हमारे मर्द हैं, वो खवातीन को सबसे लीस्ट लेवल पे लेके जाते हैं और समझते हैं ठीक है इसको नज़ला जुकाम है, ओके पहले इसको करा लें या मैं जाके चेकअप करा लूँ। तो बहुत चीज़ इवन के जो हमारे गवर्नमेंट के बुनियादी मराकज़ से सेहत हैं, आप अगर वहाँ पे जाएं देखें, वहाँ बहुत कम से कम खवातीन को ले जाया जाता है और वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती। हमारे इंटीरियर साउथ पंजाब की खातून, आप जामपुर से नीचे चले जाएं, आप फाजिलपुर से नीचे जाएं, आप ये जो इधर के जो इलाके हैं हम देखते हैं यहाँ पर खवातीन का एक तो पर्दे का बहुत ज़्यादा वो होता है, और सेकेंडली बाकी वहाँ पर अभी भी हम लोग कहते हैं कि चाहे जितना मर्जी वहाँ पर अभी खवातीन को भी पढ़ने नहीं दिया जाता, नहीं पढ़ने दिया जाता। वहाँ अभी तक ये सूरत हाल है। हम कहते हैं कि हाँ अब दुनिया आपकी सदी कहाँ जा रही है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, लेकिन मैं समझती हूँ अभी बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तालीम की और इस हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये देखें आसमा, कोटला मुगला है, जामपुर सिटी का इलाका है, वो ज़्यादा दूर नहीं है जामपुर से। वहाँ एक महीने से एक इशू चला है, वो बिरादरी का इशू, लेकिन वो बच्चियां रही हैं जो स्कूल में पढ़ने जाती, उन्होंने स्कूल का रास्ता बंद कर दिया उस इलाके का। वो तकरीबन 50 से अबव बच्चियां वो स्कूल नहीं जाती हैं और वो चीखती हैं कि हमने स्कूल जाना है। उधर से जो उनकी फैमिली, वो एक ही खानदान है, वो डिवाइड हो गया है, उनकी आपस की लड़ाई है और वहाँ पे हमें जो इंतजामिया की रीट है वो नजर नहीं आती है। वो ये इस इशू को वो उस तरह टैकल नहीं कर रहे। डीसी राजनपुर को मैंने लेटर लिखा था कि काइंडली इस इशू को आप टैकल करें, तो उन्होंने जो इस वक्त खातून एसी हैं नई अपॉइंट हुई हैं उनको ये असाइन किया, लेकिन बदकिस्मती से वो सैलाब आ गया तो वो मसला नीचे दब गया, उसको एक्शन नहीं लिया गया उन चीज़ों पे। और इसी तरह आप अगर कोहे सलेमान या तुमन खोसा, तुमन बुजदार, इस तरह के इलाकों में जाएं, आपको पता है कि कारोकारी करना तो इतना आसान है औरत के लिए ना। घर में बैठी हुई औरत पे आप बस कह दो कि ये ऐसी है और उसको कत्ल कर दिया जाए उसको। और हमारी गैरत ये है हम लोगों की कि हम औरत को लिए ये कहते हैं कि इसका फलां से रिलेशनशिप था तो इसलिए हम ऑनर किलिंग कर रहे हैं इसको, और उस या इसको कारी करार दे दिया। और आपको पता है कारी कैसे होता है, कुछ खवातीन को तो कत्ल कर दिया जाता है, कुछ को जब वो अपने बाप की उसमें चली जाती हैं, साय में चली जाती हैं, तो वो बाप और जो इनलाज होते हैं या जो बिरादरी के लोग होते हैं बड़े, वो डिसाइड करते हैं कि इसको फलां इलाके में फलां के हाथों फरोख्त कर दिया जाए, और वो लाखों में फरोख्त होती है। उस वक्त उनकी गैरत जन्म नहीं ले रही होती, वो उस वक्त औरत नहीं होती है। तो ये वही ना राइट्स पे बहुत सारी कमी है। हाँ जी, कुरान पाक रूए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा हदायत की किताब जो कुरान पाक है। मैं कमो बेश उसका मफहूम बता दें, इसलिए ज़रूरी कि इन्होंने ये एक टॉपिक छेड़ दिया है। उसमें ये है कि अगर आप घर जाएं और अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ पाएं तो आप वापस हो जाएं और उसे बेहतर तरीके से फारिग कर दें। लिहाजा ये कहना कि ये गैरतमंदी की बात है या इज्जत की बात है, ये बेगैरती की बात है। तो वो देखे ना, देखने का तो ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बात करना मुनासिब नहीं है। हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, जब हम अपने टॉपिक से बिल्कुल साइड पे जा रहे हैं। उसमें एक बात का मुझे थोड़ा सा वजाहत करनी थी। ये यकीनन देहाती इलाकों में ऐसा होगा, भाई आप खवातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं तो मैं मर्दों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम तो मोहताज होते हैं, जो कमा के लाके सब कुछ अपनी खवातीन के हाथ पे रख देते हैं। मेरे तो कपड़े भी मेरी बीवी लेके आती है, सिर्फ ऐनक और जूता मैं खुद खरीदता हूँ। मैं इसलिए बार बार फोकस कर रही हूँ इंटीरियर साउथ पंजाब। नहीं, आपने कहा मर्द ऐसा करते हैं, भाई मर्द ऐसा नहीं करते। हाँ, कुछ इलाकों में जहाँ ये समझ नहीं है दीन की और इन चीजों की, वहाँ औरतों के साथ यकीनन ज्यादती है, वरना अमूमी तौर पर मर्द हजरात जो है, मेरा ख्याल है वो उसका ज्यादा शिकार है। मर्दों के वो हम लोग टॉपिक कहीं और चला जाएगा, इसलिए जो चीजें हम हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट हमें हुआ तो हम इस टॉपिक पे लाजमी बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह की बीमारियों के हवाले से वायरल जो डिजीज हैं इस टाइम बहुत ज्यादा हम बच्चों में देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जो है फैल रही हैं, उसके लिए क्या है? चार चीजें मैं समझता हूँ हमें बुनियादी तौर पर ना, जिस तरह वो एक मशहूर शेर है कि फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ये आप अपनी ज़ात से शुरू करें। मैं इसे इस तरह से इसकी डिवीजन करता हूँ। बीमारियों से बचना कि पहले आप पर्सनल हाइजीन है इसका ख्याल कीजिए, और वो भी शुरू होती है आपके बदन से। जब आपको कोई बाहर की चीज़ नहीं, कपड़े नहीं है, आपका खाली इंसानी जिस्म जो है, इसे साफ सुथरा रखें, फिर कपड़े साफ सुथरे, फिर वो चीज़ें जो कि आपकी शेयरिंग की हैं, जैसे टॉवल है आपका, इवन साबुन भी आप उस पर
जब इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, ऐसी जगह पे रखें जहां पानी में वो पड़ा ना रहे, खुश्क हो जाए। इसके बाद आ जाता है आपका घर इंटरनली, फिर उस घर में फिर आ जाते हैं अफराद। अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो ये चीजें कतई मुश्किल नहीं है। फिर अफराद में आ जाते हैं उनके एज ग्रुप्स, ऐसे बच्चे जो कि गोद में हैं, ऐसे बच्चे जो उनका तो मसला नहीं है, माँ के पास है, फिर जिन बच्चों को पाँव लग गए हैं वो चलते हैं, फिर वो बच्चे जो घर के अंदर हैं जो घर से बाहर हैं, फिर वो बच्चे जो कि एक दूसरी जगह जा रहे हैं जैसे स्कूल है या बाकी है, फिर बड़े लोग आ जाते हैं। अगर हम ये इस तरह से डिवाइड कर लें, अपनी ज़ात का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, घर से बाहर का, और ये हम वो बात फिर जहां से शुरू की थी, वो हैबिटेट प्रोवाइड ना करें बीमारियों का जिसमें वो जरासीम परवरिश पाते हैं, तो आप यकीन जानिए 90% हम बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ, आगे बढ़ाऊंगी भी सही, कि आजकल प्योर चीजें भी तो मिलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा, दूध जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन करें एक पैकेट वाला तो हम समझते हैं कि उसमें वैसे ही थोड़ा सा जो है, आपका जो वैसे दूध आपका ठीक है, वो आपको प्योर नहीं मिल रहा। आपकी जो सब्जियां हैं वो आपके गंदे पानी से जो है। अच्छा, ये बड़ी आसानी से हल हो सकता है, आप यकीन जानिए। यकीन करें, मतलब हर चीज में ना हम कहीं ना कहीं प्योरिटी ढूंढ रहे हैं, पर वो प्योरिटी नजर नहीं आती। कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं फिर किसी दिन, मैं एक काश्तकार भी हूँ पिछले 4 साल से, और मैंने भी अपनी 28 एकड़ के करीब जमीन भी आबाद की है सारी। वो चूंकि आप घरों में जिसका एक मरले का घर है और छत भी है उसके पास, या एक मरले का घर और सहन है, आप ये 3 डब्बे जो होते हैं ना, ये आम की खाली पेटियां जो हैं, आप यकीन जानिए, मैं समझ के कह रहा हूं, अगर 3 अफराद की या 4 अफराद की फैमिली है, आप अपनी सब्जी वहां से पैदा कर सकते हैं बगैर कुछ एक्स्ट्रा दिए। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर बशीर साहब, वो कमाल के इंसान हैं, जो फ्रूट खाते हैं, हम भी खा रहे हो तो उनकी गुठलियां रख लेते हैं। मैंने कहा सर ये आप क्या करते हैं? उनका मैं ये थैलियां ली हुई हैं, मैंने उसमें मिट्टी डालता हूँ, ये डाल देता हूँ, और वो आपके इसी जो तिब्बी कैसरानी जो है वहाँ के बड़े मकसद जिम्मेदार हैं काफ़ी बड़े, तो वो कहते हैं करते करते सैकड़ों में मेरे पास ऐसे पौधे आ जाते हैं जो कि मैं जाके लगा देता हूँ। अगर हम अपने घरों में शुरू करें धनिये से, हम शुरू करें प्याज से। अच्छा, ये सर बड़ा हमारी जो माएँ थी स्पेशली, वो तो बहुत ज्यादा किचन गार्डनिंग की तरफ थी ना, उनका घरों में धनिया, आपका पुदीना, आपकी जो है छोटी छोटी चीजें, हरी प्याज आपकी, वो आपकी घरों में इवन की टमाटर भी तो और यस, ऑर्गेनिक आप ये चीजें ले सकते हैं। थोड़ा सा शऊर बेदार करने की है जरूरत अगर, और ये हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे भी, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने किया था। 2 चीजों के बारे में मैं समझता हूँ, अच्छी चीजों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स हैं, कोई भी सियासी पार्टी हो, परिंदों के बारे में, मुर्गियों का कहा गया, जानवरों का कहा गया, पौधों का कहा गया उगाया जाए, तो इन चीजों पे अगर हमारा एम्फेसिस होगा। इंडिया में मेरे दोस्त गए, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं पंजाब के, वो मुझे कहने लगे कि यार उत्थे 3 मरले का घर सी, उत्थे जरूरी सी कि अपनी सब्जी आप उगाण। 5 मरले वाले डेसन वो सब्जी इन्नी उगान जी स्टोर की जा सके पूरे इंडिया में, और दिल्ली के हवाले से वो बात कर रहे थे। और 10 मरले वाले के लिए जरूरी था कि एक खास मिकदार में वो सब्जी उसके घर से आए जो कि बाहर जाके बिके। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर वो वापडा का बिल दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा लोगों को फैसिलिटेट करे, बीज दे, डब्बे 3 डब्बे घर में मिल जाते हैं, कोई ऐसी चीज, शॉपर्स की बन जाती हैं, 4 ईंटें रख लें अंदर, वो कर ले, वहां क्यारी बन जाती है। तो ये हमें बहैसियत मजमूई हक देखना होगा, बहैसियत कौम देखना होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने हर सेगमेंट में 1 मिनट तो ये जरूर इस बात का रखें कि हम अपने किचन का जो है ना, कोई एक चीज खुद उगाएं, कोई एक चीज। अच्छा, लीमू का दरख्त लगा लें, अच्छा ये इतनी सी जगह एक ड्रम में लग जाता है और सारा साल आपको लीमू देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लीमू वैसे मोस्टली लोगों के घर जो है ना, मैंने देखा है, ये हकीकत है, लीमू का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, धनिया आपका मेरे खुद भी घर में है, पुदीने का मेरे अब्बा जी को बहुत शौक है किचन गार्डनिंग का, तो वो फिर कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके घरों में ही आपकी सुन बाकी। और बाकी हम लोगों को ना चीजों की तरफ दोबारा, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ दोबारा जो है वो जाना होगा, अगर हमने अपनी सेहतें बरकरार रखनी है। अच्छा, एक इलाका था, मैं फाजिलपुर में जब बीमारियों के हवाले से जाते थे, डेंगू के हवाले से स्पेशली, जब मैं तो फाजिलपुर से आगे एक नहर क्रॉस करते थे, दूर आगे जाके लगा हड़ंद आता था। बिल्कुल, हड़ंद भी मशहूर है। अच्छा, चूंकि मैं गया हुआ वहां, तो आपसे वैसे ही आपने चूंकि मुख्तलिफ मौज़ूआत का जिक्र किया और बाकी जो है,
तो वहाँ क्या सूरत हाल है इसकी, सैलाब की या ये जो पानी? नहीं, उसकी सिचुएशन अभी मुझे नहीं पता, मैं ऐसे आपसे बात वो आदमी जहाँ से गुजरा हो ना जी, तो उसकी याददाश्त में क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें हमने अपने नंबर ओपन कर दिए हैं और लोगों से थ्रू सोशल मीडिया अपील की है कि हमसे राब्ता करें जिसको अच्छा, जो जिस तरह अनिला बहुत सारे वहाँ पे जमीनी रास्ते भी जो है आपके कट ऑफ हो गए हैं, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों तक पहुँचना, तो फिर वहाँ उस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं आपके वहाँ, किस तरह लोग जो है वो हेल्प कर रहे हैं? उस सूरत हाल में रेस्क्यू की जो हमारी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी कश्तियां हैं, उनके जरिए भी हम चीजें पहुंचा रहे हैं। जैसे कोह सुलेमान है, कल हमारे लोग बैठे रहे तो हमारी वहाँ पे जो रोड की रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों से बात, उन्होंने कहा 1 वीक में हम इसको क्लियर कर देंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ठीक है, उनके वो जो लोडर खड़े थे कि वहां तक तो हमें इस लोडर पे लेके जाएं आप, फिर आगे पहाड़ पे हम चढ़। अच्छा, मैंने अभी ये भी देखा है अभी तक लोग ना, मतलब वो अपने घरों से उनका एक ऐसा प्यार है जो लोग एफिलिएशन ही ऐसी होती है, वो घर उनके डूब चुके हुए हैं, टूट चुके हुए हैं, बह चुके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आसमा एक इशू हमारी इस कौम की समझे ओवरऑल दुनिया में ये बदकिस्मती है कि कोई भी मुश्किल होती है जहाँ हमारे हमदर्द साथ होते हैं, रहमदिल लोग साथ होते हैं, सपोर्टर साथ होते हैं, वहाँ कुछ जराइम पेशा लोग भी होते हैं, जैसे कब्जा माफिया हैं। यकीन करें, पानी खड़ा है और वहाँ पे जो सर्वे हो रहे हैं उनके अजाले के लिए, चीजों के लिए, वहाँ ऐसे ऐसे लोग जाके भी क्लेम करते हैं जो उस इलाके से रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ये जगह तो इतनी मेरी थी। मतलब इस तरह की चीजें भी अब तो इस वक्त इस कौम को एक जज्बे की जरूरत है। मैं नहीं समझती कि ये कम हो रहा है, लेकिन मेहरबानी करें, हमारी सिर्फ गुजारिश है कि आपकी तो वक्ती तौर पे आप कहीं और भी जाके इस तरह के कब्जे कर लेते हैं, आप पावरफुल अगर हैं तो जो ऑलरेडी मर चुके वो जिंदा लाशें हैं, ठीक है, उनको जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उन तक पहुंचने तो दें वो। हमने आज भी एक आइडेंटिफाई कुछ जगह की है जहां बाहर के लोग गए हुए हैं और वो सैलाब मुतासरीन बन के बैठे हैं और सरकारी सतह पे इमदाद वहीं तक जा रही है। अच्छा, ये हमने वो एरिया टारगेट किए हैं, ये वाकई बड़े। अच्छा, एक तो जो लोग बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं, जो डिजर्विंग है, वो उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जो लोग इर्द गिर्द के हम देखते हैं जो आपके यहाँ पे बैठे होते हैं, वो लोग वहां जाके उठ के बैठ जाते हैं कि हम भी सलाह। इसी वजह से तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं जो इस हवाले से बतौर रजाकार अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप उनसे इन टच हों, उनसे पूछें कि क्या सिचुएशन है पहले, और उनके जरिए आप मकामी लोगों तक पहुंचे ताकि आपको वो बता सकें कि ये लोग हैं मकामी। और ये अब की बार नहीं, हमेशा के जब से हम बड़े हुए हम देखते रहे हैं ये चीजें होती रही हैं, बहुत छोटे लेवल पे होती हैं, लेकिन जाहिर है जिसका नुकसान हुआ है ना, जो जज्बाती हुआ है इस वक्त, जो मर चुका है, उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम तो बाहर बैठ के बात भी कर सकते हैं, शायद हम उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बातें करके हम ये भी कह सकते हैं इसकी डेवलपमेंट ऐसे हो, लेकिन कोई जाके उस बंदे से पूछे जिसका जहनी मौफ हो चुका है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है इस वक्त, लोगों में जो अपने बच्चों को नहीं बचा सके बहते हुए, तो वो क्या सोच, तकलीफ क्या होगी। यकीन करें लोगों की, तो हमें उन लोगों की रहनुमाई करनी है और उनका साथ देना है बार बार। हम बल्कि मेरी रोही से भी यही रिक्वेस्ट होगी, रोही का हमेशा बहुत किरदार रहा है साउथ पंजाब सराकी बेल्ट के लोगों की आवाज बनने में, तो इस वक्त सैलाब जदगान की भी आवाज उठाएं। और रोही, बिल्कुल जी, रोही इस टाइम आपको पता है कि आज का हमारा पूरा प्रोग्राम भी इसी से रिलेटेड रहा, और वैसे भी हमारी जो टीम है वो वहाँ पर हर वक्त मौजूद है, कवरेज कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अब हमारे शो का हिस्सा बने। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।